बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम कहते हैं और इसलिए खुशी इस वक्त ज़्यादा है कि लाहौर में बहुत अरसे बाद, लिटरली मुझे तो लग रहा है बहुत महीनों बाद भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जज्बाती हुए हैं, सूरज को हमने देखा है। और ये वही सूरज है कि जब मई जून में आता है तो हम कह रहे होते हैं कि देखें गर्मी कितनी है, लेकिन बहुत अरसे से, तवील अरसे से पंजाब में और बिलखसूस लाहौर की अगर मैं बात करूं, इतनी धुंध थी सुबह के टाइम पे, दोपहर और शाम के टाइम पे, कि हम सूरज को देखने के लिए तड़प रहे होते थे। तो आज सही मानों में सूरज की रोशनी और सूरज की जो धूप है उससे आपको एक जो सुकून और इत्मीनान का एहसास है वो हम लोग जो आज एंजॉय कर रहे हैं सारे। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग भी जो है अपने सहन में, अपने लॉन में, अपने टेरेस में बैठे हुए होंगे और आप इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी दुआ करनी है कि बारिश ज़रूर हो जाए, क्योंकि जब बारिश होती है, कुदरत का निज़ाम है ना, बारिश होती है तो फिर सही तरीके से मौसम जो है खुल जाएगा और फिर मौसम में चेंज भी आएगा। आपको मालूम है आगे फिर बाहर का मौसम आना है। और ये ज़रूर हुआ है फ़ायदा कि सूरज अब निकला है ऑब्वियसली, तो जो फ़्लाइट्स डिले हो रही थी, मेरे अपने बहुत जानने वाले हैं, धुंध की वजह से उनकी जो फ़्लाइट्स हैं वो डिले हो रही थी। तो इंशाल्लाह ताला, और बड़ा मसला होता है जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं विद इन पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, तो फिर जो घंटों वेट आपको करना पड़ता है ना, वो बड़ी अजियत होती है। लेकिन बहरहाल जी खैर खैरियत से आप लोग जाएँ। जिन लोगों ने बैरून मुल्क जाना है उनके लिए बहुत सारी दुआएँ, जिन लोगों ने अंदरून मुल्क ट्रैवल करना है उनके लिए भी बहुत सारी दुआएँ। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं जी, 042992000628 हमारा नंबर है। आज हम सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट पे लाइव कॉल्स लेंगे। सादी अरशद को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज को एंजॉय किया? बिल्कुल, आज सुबह तो बड़ा मजा आया मुझे बाहर लॉन में बैठने का, धूप को एंजॉय करने का। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मैं कहती हूँ हर चीज़ कितनी नेमत है। ट्रू, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, और हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें ना, देखिए एक सूरज नहीं निकल रहा था तो हम कितने बेताब हुए। ऐसा ही है। हमारा मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड है, ऐसा ही है। हम चारों मौसमों को एंजॉय करें। और इट वाज सो ग्लूमी, यानी वो इतना अजीब सा हुआ था माहौल के, ना आपको वक्त का पता चलता है। सूरज ना निकले तो आप सोचें वक्त की नहीं समझ आएगी कि दोपहर 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, शाम हो रही है, ऐसे ही हो रहा सुबह है, तो अल्लाह का करोड़ बार शुक्र। अच्छा जी, शेफ अनम भी मौजूद है, इन्होंने खुशखबरी दी है कि कश्मीरी चाय बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। किधर है कश्मीरी चाय? मैंने कहा कि थोड़ा वेदर अब अच्छा हो गया है और आज सूरज हमने काफ़ी टाइम बाद देखा है, तो मैंने कहा चलो आज हम बनाते हैं। कश्मीरी चाय बन रही है, साथ में आज चिकन तवा कीमा बनेगा और उसके साथ हम बनाएंगे पोटैटो, आप उसको बाइट्स भी कह सकती हैं या पोटैटो पफ्स भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों उसको आप नाम दे सकते हैं। तो कश्मीरी चाय की जो बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि उसका कावा थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो वो जो है मैंने रात को ही बना लिया था ताकि अच्छे से जो है उसका एक कलर निकल आए। और आपको उसके साथ जो उसके प्रॉपर पूरे लवाजमात होते हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, नमक, चीनी और जो मलाई होती है, उसके बगैर आपको पता है कि कश्मीरी चाय आज तो ना आपने दिल खुश कर। कुछ लोगों को मलाई पसंद होती है, कुछ को नहीं भी पसंद होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर आप कहती तो मैं आपको क्विक एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ। कश्मीरी चाय के लिए आम उसकी जो पत्ती है इजीली अवेलेबल होती है। आपने तकरीबन 1 से 2 लीटर पानी को बॉईल करना है। हम 1 लीटर मिल्क के हिसाब से बना रहे हैं, तो आपने उस पानी को जब वो हाफ हो जाए तब तक आपने इसको पकाते रहना और दोबारा से आपने उसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब दोबारा ठंडा पानी ऐड करना है। इसके अंदर जाएगा एक बादियान का फूल, वो, और जाएगी इसमें 1 इलायची। ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा हम इसके अंदर जो कुकिंग सोडा होता है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उससे कलर बहुत अच्छा निकलता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका काम है इसको बीट करना। ओके। इसको जितना आप ऊपर से इसको डाल कर आप इसको फेंटेंगे, उतनी ही अच्छा जो है आपका कावा बनेगा। बिल्कुल ठीक। और कितना अर्सा स्टोर करके फ्रिज आप में इसको तकरीबन 1-2 वीक्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से निकालें, अपने दूध में ऐड करें और उसको पकाएं। ओके, बिल्कुल, आप बनाएं, फिर हम देखते हैं और फिर चख के बताएंगे। जी, कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर। आई एम सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी सादिया, अगर हम जनरल भी राउंड अप की बात करें, सितारे क्या कह रहे हैं?
अच्छा जी, ये वीक तो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पॉजिटिव रहेगा। 3 फरवरी के बाद एक प्लैनेट जिसको हम जुपिटर कहते हैं, ये एक बड़े अच्छे, इसको हम नक्षत्र, बेसिकली मैं वैदिक में हूँ तो मैं उसके आगे मज़ीद एक बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहा है और हम नेक्स्ट वीक ज़रा और मज़ीद इसको अच्छे तरीके से बयान करेंगे। अभी एक सम अप करके बताती हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। हम सब की लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव पहलू आ रहा है रिलेटेड टू फाइनेंस, यानी कि हमारे पैसों के हवाले से, हमारी लग्जरीज के हवाले से, उससे सब ने फ़ायदा उठाना है। मेरा आपका प्रॉमिस, हम अगले हफ्ते में इसको ब्रीफली डिटेल में करेंगे बात। आयशा है जी पाक पतन से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आयशा क्या हाल है आपके, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? आपने मैंने अपने कजन के बारे में पूछना है। कजन? अच्छा, अपने भी नहीं, अपनी कजन के बारे में? कजन के बारे में जी, काशिफ अली नाम है। अच्छा जी, सॉरी क्या नाम है बताएं? काशिफ अली। काशिफ अली, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 14 जुलाई 2002। 2002। क्या पूछना चाहोगी? जी मैंने पूछा वो बैरून मुल्क जाना चाहता है, क्या Out वो of साथ country. चला जाएगा? ओके ओके ठीक है, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, क्या वो जा पाएंगे कि नहीं, यही है सवाल? जी ओके, थैंक यू। लाइव जवाब सुनिए, बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल वो जा सकते हैं, और बल्कि इस कुछ टाइम में, बल्कि जो 2023-24 ये इनके लिए अच्छा साल है, और अगर मई तक वो कोई कोशिश करते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन बेटा अगर वो नहीं जा पाते हैं तो 2026-27 ये उनके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। डिसहार्ट नहीं होना है, ठीक है, एक डिसअपॉइंटमेंट, डिसहार्ट नहीं होना है। तो 2026-27 में और ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टांसेस अच्छे पैदा हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे, और ये उनके लिए फिर मज़ीद अच्छा साल साबित हो सकता है। बिल्कुल सही जी। हमारी अगली कॉलर 042992000628 हमारा नंबर है। अच्छा जी, आई एम सो सॉरी। तंजीला, ओके, तंजीला हैं जी जेहलम से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप तंजीला? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, बताइए, आप तो मेरे शहर से बात कर रही हैं, बताएं किसके बारे में पूछना है? जी मैं अपने बारे में पूछूंगी, या मैं भाई के बारे में पूछ लेती हूँ। मेरे भाई का नाम वकार है। वकार, जी ठीक है। और उसकी शादी की बहुत रुकावट है, जहाँ भी रिश्ता देखते हैं उसका रिश्ता नहीं होता। ओके ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और यह बताएं भाई की। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 88 है। ओके, 1988। ठीक है। सेकंड मंथ फरवरी, जी। ओके, और डेट क्या है, तारीख पैदाइश? 29 सॉरी 29 29 फेब 1988। वकार आपके भाई का नाम है और आपने शादी के बारे में भाई के पूछना है, राइट? जी जी ओके, जी। थैंक यू, ओके, बहुत जी, शुक्रिया अल्लाह हाफ़िज़। जी। अच्छा देखिए बेटा, ऐसा इसको हम रुकावट तो नहीं कहते, लेकिन कुदरती तौर पे इनकी जो शादी है ना, थोड़ा सा इसमें डिले है या लेट होना है। और कुछ अगर लाइफ में किसी ऐसे सर्कमस्टांसिस में कभी गए थे जिसको हम पसंद कहते हैं, या कभी कोई रिश्ता होके कोई बातचीत चलती है या कोई सिलसिला चलता है और वो होके ख़त्म होता है, कुछ ऐसे सिनेरियो में ये ऑलरेडी जा चुके हैं और वो सिलसिला या बातचीत नहीं बनी है, जिसको हम कहते हैं कि रिश्ता होकर टूटना, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस में गए हैं, दैट्स ऑल राइट। कोई इसको हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। और जो 2024 का एंड या 25 का मिड सितंबर तक तकरीबन जो वक्त होगा वो इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। शर्त ये है कि इनकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बर्थ चार्ट जायचा। हाँ जी, एक ही वक्त में 2 जायचे बनते हैं। जो भी लड़की के साथ आप समझे कि अच्छा है, मुनासिब रिश्ता है, एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इसको क्यों मैं कह रही हूँ, इसको हम कहते हैं मंगलिक होना, मंगल योग होना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स, डिलेज, हैसल्स, बार बार रिश्ते बनते टूटते, इस टाइप के इश्यूज आते हैं। मगर ये नामुमकिन चीज़ नहीं होती है, इसके हल भी होते हैं, इसकी हम रेमेडीज़ भी करते हैं। और आप
आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। एक मैं आपको बता भी देती हूँ रेमेडी, इनको कहिए कि एमरल्ड पहने। अच्छा, ओके। एमरल्ड 4 कैरेट का पहने और ये जो लास्ट फिंगर होती है इसमें पहने। ठीक है, राइट हैंड की, राइट सीधे हैंड हाथ की, हाँ जी, लास्ट फिंगर में पहने। इनके ना मिजाज ऐसे हैं, इनके साथ बहुत जल्दी किसी का मिजाज नहीं मिलता ओके। है। एमरल्ड कौन सा कलर बना? ये ग्रीन कलर का होता है जिसको जुमुर्द कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक ओके, है, ओके। जुमुर्द कहते हैं। 4 कैरेट का 4 कैरेट प्लस पहन सकते हैं, उससे कम ना पहने। ओके। और स्किन को टच भी करना चाहिए? देखिए ये ना एक अजीब सी मिथ है। हाँ, ठीक है, हर स्टोन का जो सा होता है वो स्किन के साथ टच करना जरूरी नहीं ठीक होता है। एमरल्ड का भी नहीं होता है। ठीक है, हर स्टोन के बारे में एक डिफरेंट कहानी है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। या पेंडेंट की शेप में भी पहन सकते हैं। ठीक है। बेसिकली स्टोन्स को ना एक्टिवेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, अब जिस तरह से मैं देती हूँ तो मैं एक्टिवेशंस, क्योंकि सन, जिस तरह आज हम सूरज की बात कर रहे हैं ना, तो सूरज हमारी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इंसान, चरिंद परिंद, इन सबको क्या है, सूरज की जरूरत है। बिल्कुल सही। ठीक है, नहीं निकलता तो आप देख लीजिए क्या होता है। तो जब हम स्टोन्स को एक्टिवेट करके देते हैं ना, तो वो एक डिफरेंट चीज होती है। बिल्कुल ठीक है। जब हम आम जगहों से कहीं से भी लेते हैं, एक ज्वेलर की शॉप पे जाएं तो उसके पास स्टोन ही स्टोन है। ठीक है, तो लाइफ में ट्रबल्स तो उसके भी होते हैं। तो आप जब इन चीज, ये एक्टिवेट भी होते हैं, डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं, जितने भी स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं। जब हम इनको एक्टिवेट करके पहनते हैं तो उनकी स्टोरी कुछ और है। आप वैसे किसी भी तरह से पहन लेते हैं तो फिर उनकी कहानी कुछ और। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, सानिया है साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी। सानिया दोबारा कॉल कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी बेसिकली ये है कि आप इसको इस उसमें आपको पढ़ने की जरूरत मैं नहीं है। आपको एक सबको वाजे कर दूं कि जो जेम स्टोन्स होते हैं ना, ये बेसिकली ये जिमियोलॉजी है। ओके। ठीक है, और इसकी स्टडी एक डिफरेंट स्टडी है। इसीलिए अक्सर जब लोग पूछते हैं एक जनरल रीडिंग में भी कि जी आप बता दीजिए कि जी लियोस क्या पहने, पाइसिस क्या पहने, एरीज क्या पहने, ऐसा नहीं होता है। जब जायचा खुलता है तो उसके मुताबिक बताया जाता है कि इनको किस जेमस्टोन की ज़रूरत है, और फिर उसको पहनने के लिए एक प्रॉपर एक तरीका। बिल्कुल सही। फिजा हैं जी गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फिजा, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मैं अपने बारे में पूछना है। ओके जी, बताइए। ये 19 जून। सॉरी, 19 जून 19 जून 2008। 2008। जी, मैंने अपने एजुकेशन के बारे में पूछना था। ओके जी, क्या पूछना है बताइए। एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन, जनरल बस एजुकेशन के बारे में? जी। ओके ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा बेटा, यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते इसको हम कहते हैं किसी चीज़ को चेंज कर देना। बेसिकली ना इसको डीप नॉलेज का शौक है और पढ़ेगी बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बीच में अगर आपका कोई गैप आता है या अगर आप पढ़ते पढ़ते कुछ स्विच कर जाते हो किसी चीज़ को, तो कोई मसला नहीं है। एक आपको टिप देती हूँ मैं, जो आप पढ़ती हैं ना, जिसको कहते हैं हम जो सीखते हैं उसको साथ साथ सिखाइए भी। ओके ठीक है, इसको भी रेमेडी कहते हैं सही। एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप उसको साथ साथ सिखाएं, एजुकेट हो, साथ एजुकेशन दें भी, आप यकीन कीजिए आपको पढ़ने में भी आसानी आएगी और आप इतना ज़्यादा पढ़ेंगी जितना आप चाहें, जितना भी आप चाहें। और आपकी जो प्रोफेशन भी होगा ना, जो भी आप प्रोफेशन इख्तियार करेंगी, उसको भी अगर आप साथ साथ पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, यू विल अर्न डबल। ओके, यू विल अर्न डबल। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपके लिए एक कहते हैं ना, प्रोफेशनली भी आपके लिए एक बड़ा अच्छी चीज़ साबित है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी टिप दी। मैं भी जब छोटी थी, हम बहन भाई सारे, तो हम ये किया करते थे कि एक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड, उस पे जो भी सबक होता था, जो भी हमारा काम होता था, हम सारे बहन भाइयों को बिठा के, जैसे मैं होती थी तो मैं टीचर बन जाया करती थी, और उन बेचारों का क्या कसूर, लेकिन वो बैठ जाते थे, उनकी बारी होती थी, वो टीच करते थे। इस तरह आपको सबक बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है। तो ये टिप बड़ी अच्छी है कि बोर्ड्स के जरिए जो है ना, अपने आप को भी सिखाएं, बिकम अ टीचर, ताकि आप जो है बेहतर तरीके से लेसन की अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा जी, सना है समंदरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ये छोटी उम्र की लग रही है बहुत। आप कितने साल की हो सना? 22 साल की। 22 साल की? रियली? अच्छा ओके, मैंने कहा कह रही हैं बड़ी साल की। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है ये बताएं। अपने भाई के बारे में। ओके जी, बताएं। डेट ऑफ बर्थ? 3 जनवरी 2।
3 जनवरी 3 जनवरी 2004। 2004। ओके जी, क्या पूछना है आपने? उसके काम क्या काम नहीं करता। काम नहीं करता, भाई का नाम क्या है ये बताएं। फैजान। मोहम्मद फैजान। तो क्या करता है काम नहीं करता तो? कोई भी काम किया तो करता। अच्छा, कोई काम भी कहो कुछ नहीं करता, क्या मसला क्या है? ये तो मैं बताती हूँ इसका जवाब। साथिया ने क्या बताना है मैं पहले बताऊंगी। चले, ओके, लाइव जवाब सुनिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच जी। अच्छा, इसकी वजह होती है बेसिकली इनका, इसको हम कहते हैं मून राहु इकट्ठा, वो भी एरीज का। ऐसे लोग ना हवा में रहते हैं, ओके, इल्यूजनरी लोग होते हैं, ठीक है? सो उनको लगता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हम बादशाह हैं, यानी कि बस बैठे बैठे। क्योंकि ये वो वाले मिजाज के हैं लोग, मिजाज ठीक के, ये मिजाज होते हैं, हाँ। ठीक है? मून इज अवर माइंडसेट एंड राहु इज इल्यूजन। तो ऐसे लोग इल्यूजनरी होते हैं बहुत ज्यादा। और लाइफ में किसी भी स्टेज में जाके जब ये होंगे ना, कोई तकरीबन आप समझ ले 35-36 साल का, तो बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है। लेकिन आप कुछ भी कर ले, हर इसकी फिर से जिस तरह मैंने भी बताया ना कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ रेमेडीज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि मून स्टोन पहने, ठीक है? ठीक है? मून स्टोन पहने, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इनका क्या मून स्टोन बनता है? मून स्टोन एक जेम स्टोन है। अच्छा, ओके, नाम ही मून स्टोन है। स्टोन होता है। अच्छा, ओके, ठीक है, मून स्टोन होता है, ये पहने, और एटलीस्ट ये तकरीबन 6 कैरेट का पहने। नहीं तो रंग क्या होगा इसका? ये दूधिया से कलर का होता है, ओके, जैसे बड़े आराम से मिल जाता है, एंड Okay. इट्स वेरी चीप एज ओपल टाइप? नहीं, ओपल इज टोटली डिफरेंट। ओपल इज एक्सपेंसिव ठीक है। एंड ओपल इज टोटली डिफरेंट। नहीं तो आप किसी शॉप में जाएंगी तो आप मिल जाएगा, बड़े आराम से मिलता है, इजीली अवेलेबल एंड इट्स चीप। ओके, इट्स चीप एज ठीक है। इसको वो पहनाएं, ठीक है? और ये मिडिल फिंगर में पहन ले या इसमें पहन ले, इट डजंट मैटर। मैं तो अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप ये भी ना करें, पेंडेंट की फॉर्म में पहन ले। जो लोग नहीं रिंग्स पहनना ठीक चाहते है। पहन ले, ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन ले, पहन ले, अगर जेब में रख लें तब भी कोई फर्क नहीं ठीक पड़ता। है। अच्छा, उसकी एक्टिवेशंस होती हैं बेसिकली, ओके। ठीक है? अब वो मैं कभी आपको इसी शो में हम एक्टिवेशंस का भी तरीका बताएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, ये पहन लें, इससे इनको बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हो ना तो ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ अगर नमाज की पाबंदी कर ले ना, वाह। आप यकीन करें इस बच्चे को फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये इल्यूजनरी है ना, सही है। हर वक्त हवा में रहता तो है। वो राहे इसको रास्त कहते पे हैं आ जमीन जाएगा। पे नहीं होता, धरती पे नहीं रहते ये लोग, ठीक है। हवा में रहते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इसकी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसके लिए ना हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेगा ना किसी चीज़ को भी, पाबंदी, फोकस वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ फोकस की सुमेरा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जी बताइएगा किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मैंने ना अपने बेटे के बारे में ओके, बेटे का नाम बताएं। मोहम्मद एहसानुल हक। ओके जी, और डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 23 जुलाई 2010। ओके, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा प्लीज बोलिएगा। 23 जुलाई 2010। ओके, 23 जुलाई 2010। 2000 जी। ओके जी, वो ना मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना है, क्योंकि उसके बाबा काम नहीं करते, कुछ काम का सिलसिला है, तो लेकिन इस वजह से अभी तो वो फिलहाल हिफज कर रहा है। ओके, काम नहीं, इनके बाबा नहीं करते हैं, तो आप कह रही हैं हाँ जी, कि इनके बाबा काम नहीं करते, तो मुझे इसकी पढ़ाई की टेंशन, अभी फिलहाल वो हिफज कर रहा है। ये हिफज करके वो आए एजुकेशन कर लेगा या नहीं, मुझे उसके बेटे के बारे में पूछना है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अच्छा, देखिए, आपको इनके इस बच्चे के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा लाइक है, बड़ा इंटेलिजेंट है, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करने वाला बच्चा है, और अभी से ही आपको इसकी चीज़ें फील हो रही होंगी। ठीक है। वेरी फोकस्ड, बड़ा इंटेलिजेंट है, और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम करेगा या बाहर से रिलेटेड होगा, बाहर जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसको हम सादी ज़बान में कहते हैं कि वो बच्चे जो कि अपनी ज़बान का कमाते और खाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, पीआर यानी कि स्किल्स हाँ जी, इनको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो बड़ा अच्छा है इसका, बड़ा पॉलिश किस्म का, समझदार है, वेरी इंटेलिजेंट। तो आपको परेशान होने की जरूरत इसका नहीं है। EQ अच्छा होगा, सोशल स्किल्स इसकी अच्छी बहुत होंगी। अच्छा है। और अभी अगर आपको बीच में कभी लगे ना कि शरारती है या कुछ, तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है। ही इज पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिवली एक्टिव बच्चा। ठीक है, लड़का है वैसे भी थोड़ा एक्टिव ज्यादा तो होना भी चाहिए। पॉजिटिव है, तो उससे परेशानी की कोई बात। ठीक है जी। साइमा है शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम।
सानिया है, सॉरी जी सानिया। जी मेरा नाम सानिया मजहर है। ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगी प्लीज। जी मेरा नाम सानिया मजहर है ओके, और मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ और ईयर अपनी बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 मई 2006। ओके, 18 मई 2006। क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं अपनी एजुकेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ, एंड देन मैं ऑनलाइन वर्किंग कर रही हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर क्या ये मेरा पैशन प्रोफेशन बन सकता है? ऑनलाइन क्या काम कर रही हैं? ऑनलाइन क्या करती हैं काम? मैं प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब के लर्निंग लेती हूँ, तो मैं ऐसे पैशन बनाना चाहती हूँ। क्या चीज़, सॉरी? प्रोडक्ट्स जो सेल होती हैं। जी ओके चलें ठीक है, मैं मुझे पैनल से ज़रा बता दीजिएगा क्योंकि इनकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। थैंक यू। ओके, ऑनलाइन जो काम होता है ना, जैसे प्रोडक्ट्स की अच्छा, सेलिंग ठीक का, है, ठीक वो मुझे है। पैनल से बताया जा रही सही है वो। सही सही जी अच्छा बच्चे, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। सिर्फ अगर आपको पिछले कोई 4-5 महीनों में कोई सेटबैक मिल रहा है या कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो आपने परेशान नहीं होना है। इस पे बिल्कुल फोकस करते रहो। इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, क्योंकि समहाउ ये जो मई जून होगा 2024, इसके बाद एकदम से बहुत अच्छा बूम आएगा, बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा। और करते रहो, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, डू नॉट स्टॉप, बस बिल्कुल सिंपल ठीक है करते जी। रहो। आपको आगे 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 बहुत अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। और मुझे आप वैसे भी आर्टिस्टिक माइंड लगते हो, वीनस बहुत अच्छा है इसका। अच्छा ओके, हाँ, आर्टिस्टिक माइंड है। और कहीं ना इसको हम कहते हैं अकाउंट्स में, यानी कि हिसाब अच्छा, किताब में, that's very good। हिसाब किताब में जरा लो है। अच्छा लो है, मैं लो समझी है। कि अच्छी है। हिसाब किताब में लो है, जिसकी वजह से इसको समझ नहीं आती है कि मैंने क्या प्लस माइनस इससे ज़्यादा अच्छा नहीं, ये तो मैंने इतना करना है, इतना अच्छा, नहीं ओके, फिर करना, मेरी ये बहन ही करना निकली है। ना, हाँ, तो हिसाब में उसकी वजह से शायद ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। इट्स ओके, आप अभी करते रहो, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। कोई इशू नहीं, आप हाँ। ना भी हिसाब किताब में, मैं भी आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। नहीं भी हिसाब किताब अच्छा, ऐसे तो लोग कोई- ज़्यादा कामयाब हो हाँ, जाते हैं, ठीक है मुझसे ना। भी हिसाब किताब इतना हमारा अच्छा दिमाग नहीं मोटा होता है, मोटे हाँ। दिमाग के, तो हम ज्यादा नहीं लेकिन आप फंसी होते। करते रहो, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, शुमाइला गुजर खान से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। बताइए किसके बारे में पूछना है? मुझे बात के बारे में पता करना है। ठीक है बताएं, नाम, डेट ऑफ बर्थ। 13111979। सोच लो पहले क्या है। हाँ 1311 हाँ 1 क्या, 111 क्या मतलब? जी 13 और 11 और 19। सोच लो पहले कि बोलना क्या चाह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही कुछ। अच्छा, पहले डेट बताइए। जी 13 नहीं, पहले डेट, तारीख क्या है? तारीख 13 तारीख है 11 महीना है 13 तारीख 11 महीना, ऐसा ही है। जी, और 1979 1979 ओके, 1979। जी तो तो के बारे में पता करना चाहती कब होगी? अच्छा जी, क्या पूछना क्या चाह रही है, प्लीज बताएं। जी भाई के बारे में पता करना चाहती कब होगी? शादी कब है? जी ओके, क्या शौक है इतनी भाभी जल्दी लाने का, क्या मसला क्या है? एक ही भाई ईयर क्या है, था? हम अपनी 1979? बीमार रहते हैं। अच्छा ओके ओके, भाई का नाम बताएं पहले। साजिद महमूद। नाम पता चल गया? मुझे सिर्फ आपकी अभी बहुत तक बड़ी डेट ही नहीं फैन हूँ। कंफर्म होगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। पहले तो हम इधर से मामला करते हैं ख़त्म, फिर मैं पैनल से पूछनी। अच्छा जी, अब बताएं। 13th 11 एंड 1979। 79। ठीक है, उसके बाद अब भाई का नाम क्या है, मुझे तो कंफ्यूजन हो गई। ये क्या? इट्स ऑल राइट, नाम नहीं भी पता चला तो सादिक। ठीक है, उनके- शादी के बारे में पूछना है। ठीक है 79, अगर उनको भी जल्दी नहीं होगी तो फिर कब हो? हाँ 79 तो इज यस। ठीक है, क्योंकि देखिए इनका जो बर्थ चार्ट है ना, वो ऑलरेडी इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, शादी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, इसको हम कहते हैं टर्बुलेंस, यानी कि ख़त्म हुई इस टाइप की Okay. सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी रह चुकी है। और अभी भी जो है बेसिकली आपके भाई का जो माइंड है ना, वो किसी एक जगह पे सेटल नहीं है बच्चे। तो कुछ उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। और अभी भी मैं इनको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप इनकी शादी करने लगें तो बराहे करम
जो मैं बार बार कंपैटिबिलिटीज़ को बार बार जोर देती हूँ, इसीलिए देती हूँ कि उसके बगैर पता है क्या होता है, आप अपनी भी ज़िंदगी के साथ प्रॉब्लम में आते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। अगले की भी ज़िंदगी प्रॉब्लम दो खानदान तबाह हो जाते हैं ना और टोटल। बराहे करम सच बोला करें, सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें, चाहे लड़की वाले चाहे लड़के वाले, क्योंकि आजकल एज को छुपाना एक आर्ट है। ट्रू। और उसको बड़ा फख्र समझा जाता है। मैं कहती थी एज ग्रेसफुली, आप जो भी एज में है ना बराहे करम उसको बड़ा ग्रेसफुली कैरी करें तो बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा ही है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि इनके लिए वैसे तो ये वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है जो आजकल में भी चल रहा है, और अगर आप कोई रिश्ते कोई मामला देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ कंसिडर करें। और अगर इनकी लाइफ में कोई इनसे मज़ीद कोई 1-2 साल बड़ी एज की आती हैं, सेम एज की आती हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब 7th हाउस में कीतु बैठा होना तो ये शादी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं चलाता। मैं आपको बड़ा ओपनली बता रही हूँ, तो मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप कहीं रह रहे हैं, बेगम कहीं रह रही हैं, ठीक है निकाह हो गया है, अगर इस तरह का भी कोई सिलसिला आता है तो उसको कंसिडर करें। ओके, बिल्कुल सही। इसी के साथ सादिया आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप चाय पीजिए, पानी भी पीजिए। ठीक है। ख़वातीन और ज़ात हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से मुलाकात होगी और फिर आज के टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन और ज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हुए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में आपको हम वेलकम कहते हैं। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस, मुझे आपका कलर बहुत अच्छा लग रहा अच्छा, मैंने कहा कहने कि मुझे आपका कलर बहुत बुरा लग रहा है। ऐਵੇਂ ना दिल करता है कभी कभार तंग करने को। है। कभी मैंने ये कहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Thank you. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और- और इसलिए खुश हूँ क्योंकि आपके नेक्स्ट गेस्ट इतने अच्छे हैं। यही अगला जुमला मेरा आने वाला था कि आपको तो इसलिए वेलकम किया कि पहले जरा आप, मैं और आप मिलके वेलकम करेंगे। ख़वातीनों से मेरे सामने जो मौजूद है मेहमान शख्सियत, मेहमान नहीं है, मौसीकी की दुनिया का, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि इनका हर, ही इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका हर एक गाना जो इन्होंने खुद गाया उस एहतराम, मोहब्बत और अपनाइयत और मान के साथ गाया कि आज आपके दिलों में ये राज करते हैं। बेशुमार एजाज़ात से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। आपके अपने रफ़ाकत अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, बड़ा अच्छा लगा, बार बार आप बुलाते हैं। नहीं यहीं आते हुए शर्म नहीं आती, और जगह जाते हैं। अच्छा, खान साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल, और क्या उम्दा फिलोसॉफिकल गुफ्तगू। अच्छा, सिर्फ ये नहीं होती कि गुफ्तगू, बामानी गुफ्तगू करना, कि अपनी गुफ्तगू के जरिए भी शहर में गिरफ्तार करना। खान साहब, लेकिन सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, उम्रा करने की सादत हासिल की माशाल्लाह हाल ही में। जी जी, अभी सादत मिली है मुझे, और अल्लाह ने मुझे खाना काबा और मदीना का नज़ारा जो है। खान साहब, ये पहली दफ़ा तो नहीं? मैं पहली दफ़ा गया हूँ। अच्छा, पहली दफ़ा मैं गए। पहले कभी नहीं गया था, तो बस एक अजीब फीलिंग है। हर मुसलमान की ख्वाहिश है अल्लाह उसको पूरी करे, आमीन सुम आमीन। और कभी कभी ये भी होता है कि आपकी जो मंजूरी होती है वो आपको ले जाती है। ट्रू। वहाँ पे एक शख्स मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे थे, वो कह रहे थे कि मिल ऑनर रह जाते हैं और रेडी वाला चला जाता है। वाह, तो ये मंजूरी की बात है। ऐसा ही है। तो फिर वहाँ पे एक और जो बहुत बड़ी बात सीखी वो ये है कि वो आप अल्लाह के मेहमान हैं, अरे सुभान और अल्लाह, अल्लाह आपकी मेज़बानी कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। बाकी नीयतें जो हैं वो तो रब जानता है, टेंशन इंसानों की क्या होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर एक मुसलमान को अल्लाह वो नसीब करे, आमीन सुम ताकि आसानियाँ पैदा हों। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। पहली बार का जो तजुर्बा है, खैर जितने भी लोग, इफ्तिखार ठाकुर साहब तो हर साल जाते हैं गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन हर बार भी जाए जो शख्स तो उसको पहली बार ही की तरह का वो एहसास होता है, लेकिन जो जिंदगी में पहली बार जाए उसकी कैफियत कुछ और होती है, आप अल्फाज में बयान नहीं कर वो सकते। अल्फाज में बयान हाँ, नहीं यू कर डोंट हैव वर्ड्स, सकते। वो है ही नहीं, कोई लफ्ज़ है ही नहीं। यू आर द चोजन वन। अल्लाह जी, जी, ताला ने of आपको course। चुना है कि हाँ आप जी, और एक टाइम भी मुकर्रर होता है। हाँ। और जब से मैंने वो नात पढ़ी है, तू कुजा मन कुजा, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, पहले भी थी, कि अल्लाह मुझे, अगर मेरी मंजूरी है और मुझे इसके ज़रिए से रिस्क भी मिल रहा है, हाँ। तो मैं कोई एक रिलीजियस गुफ्तगू नहीं हो रही, ये एक आपकी अपनी इमोशनलिटी ऐसा ही है। जो कनेक्शन आपका, कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ होती है, ऐसा ही है। तो वो मेरी ख्वाहिश थी। तो मुझे वहीं पे दरूद पढ़ते पढ़ते और साथ इस नात को रिसाइट करते हुए, गाते हुए तो नहीं कहूँगा, पढ़ते हुए, क्योंकि नात बिल्कुल, पढ़ी जाती, गाई नहीं जाती। ऐसा ही है, चाहे वो साजों के साथ भी गाए तो पढ़ी जाती। ऐसा ही है। तो मुझे वो नसीब हुआ, और उसमें सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं पहली दफ़ा उस दर पे हाजिर हो रहा था तो वहाँ पे चंद लोग थे, हालांकि वहाँ चंद लोग नहीं होते। अच्छा, इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड Okay.
आई वॉज वेटिंग टू कि मैं जारियों के पास से जाऊँ, तो मुझे बिल्कुल एक तनहा मौका मिला, और जब जैसे ही मैं पास गया तो वो जो पुलिस वाले खड़े होते उन्होंने वो बैरियर भी खोल दिया। अरे सुभान अल्लाह। तो मैं वो बैरियर खोला तो फिर वो आदमी की कैफियत होती है कि वो आदमी कहता है अब यानी दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई नो ये डेड एंड है, ऐसा ही है, क्योंकि आका दो जहां के दरबार में जाने के बाद फिर दरबार जो है लगता है कि बस ऐसा ही है, ये आखिरी आपकी जर्नी है जो पूरी हो चुकी है। बस ये तो वहां से मैं निकला हूं तो फिर रश आ गया, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे मैं, अल्लाह मुझे माफ करे मैं बहुत गुनाहगार आदमी, लेकिन मुझे जैसे इंडिविजुअली कहा गया कि इसको जरा अंदर भेजो, हाँ, तो सलाम करिए। बस ये तो chosen one, इट वाज माशाल्लाह। लाइक दैट। हाँ, हो सकता है हमें बहुत सारी दुआएं ना आती हों, कुछ चीजें प्रॉपर याद ना होती हों, लेकिन अल्लाह में ये इंटेंशन देख रहे होते हैं, ऐसा ही है, और सरकारी ताल्लुम वो हाजिरी देख रहे होते हैं जो आपके अंदर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नहीं उस आपको बहुत हाजिरी ने मुझे मेरी जो नीयत थी वो बढ़ आई। नहीं, हमारी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद हो ख़वातीनो ज़ात। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा का सेगमेंट है, और आज एक ऐसा हम टॉपिक जिस खैर इनके तो सेगमेंट में हर टॉपिक के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हेयर फॉल, बालों का गिरना, अब ये बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। मुझे तो याद है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में हम अपनी चुटिया बनाया करते थे तो एक बाल तक ब्रश करते थे, एक बाल भी नहीं उतरता था। डॉक्टर साहबा अब तो छोटी बच्चियों के भी बाल आप ब्रश करें तो ऐसे गुच्छे उतर रहे होते हैं बालों के। बिल्कुल। डाइट का कितना अमल दखल है बालों के गिरने? अच्छा, डाइट का बहुत अमल दखल है, बिकॉज दे से कि 70% ऑफ व्हाट यू आर इज योर डाइट। ठीक है, तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि आप कितने पतले दिखते हैं, कितने आप फिट हैं, उसमें ये भी है कि आपके बाल और आपके नाखून और आपके टीथ वो कितने मजबूत हैं, या आपकी बोन्स कितनी मजबूत हैं। तो बालों के लिए अमूमन, जैसे कि अभी आपने सुना, बहुत एक वाकई इम्पॉर्टेंट बात की है कि इवन बच्चियों के और बच्चों के भी, लड़कों के भी बाल इन टीन एजेस गिर रहे हैं, ठीक है, और उनकी बॉल्डिंग हो रही है। तो एक तो मौरूसियत बहुत बड़ा होता है, आपको पता है, लेकिन आजकल एक फास्ट फूड का रुझान, स्मोकिंग, शीशा, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स का इस्तेमाल, ठीक है, ये अब दवाइयाँ भी हो सकती हैं, कई लोग दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों से भी बाल गिर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो हेयर प्रोडक्ट्स ख़वातीन बहुत यूज़ कर रही हैं बिला वजह, कोई किसी ने तेल बता दिया, कोई किसी ने तेल बता दिया, आप इस तरह से अपनी बॉडी को ट्रीट नहीं कर सकते। हर चीज़ हर एक पे सेट नहीं बैठती, ठीक है, हर एक की डिफरेंट, जैसे स्किन टाइप है वैसी स्कैल्प टाइप भी डिफरेंट है, किसी की खुश्क है, किसी की ऑयली है। तो उस तरह से आप अपना जो आपका जो हेयर स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएं अगर आपके बाल गिर रहे हैं। अच्छा, बाल गिरने की किस तरह से आप कहेंगे हमारे बाल गिर रहे हैं? एक तो ये ज़ारो कतार जैसे आप कह रही हैं कि कुंडले की कुंडले, लटों की लटें निकल रही हैं, ये तो अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन बालों का कहते हैं कि तकिए के ऊपर तकरीबन 20 से 30 बाल हों तो दैट्स ओके, लेकिन अगर 40 से ज़्यादा हो जाएं देन यू नीड टू बी वरिड। दूसरा, एक हेयर पुलिंग होती है, जब आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, हेयर स्पेशलिस्ट के पास, तो वो आपके 40 बाल तकरीबन एक स्ट्रैंड लेके डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्कैल्प से उसको पुल करके देखते हैं हल्का सा। तो अगर उनके हाथ में 6 बाल से ज़्यादा आ जाएं, दैट मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल। ओके, और वो कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन ये फिर डिजीज प्रॉब्लम है यानी एग्जैक्टली। ओके, और सुंदर, सबसे बड़ी वजह ये है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी। ठीक है, इससे पहले कि हम बाकी सारे काम शुरू करें, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट है, जिसमें पंच बायोप्सीज हैं, जिसमें पता नहीं कुछ है, सबसे पहले अपने बेसलाइन टेस्ट करवाएं। उसमें आपका कंप्लीट ब्लड काउंट है, फेरेटिन लेवल का कितना, वही बोलने लगी हूँ। एक सीबीसी आपने करवानी है, एक आपने फेरेटिन यानी कि आयरन, विटामिन डी जब कम होगी तो आपके बाल गिरेंगे। इसके अलावा आपने अपना थायराइड हार्मोन के अलावा आपने अपने कराने हैं जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन मर्दों में और औरतों में एफएसएच और एलएच कराना है, ठीक है। तो ये ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन वगैरह, कि आपका बेसलाइन पहले हार्मोन का पता लग ले। ओके, और आजकल सुंदर हम यही बात कर रहे होते हैं आप और मैं कि हार्मोनल डिसफंक्शन बहुत ज्यादा है। ट्रू। और अगेन वो किस वजह से, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि डाइट, जहां पे हम अपनी डाइट में कोलाज इंक्रीज कर रहे हैं, चाय कॉफी इंक्रीज कर रहे हैं, हम फास्ट फूड इंक्रीज कर रहे हैं, हम गलत तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गलत घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोटिन वगैरह हमें नहीं मिल रही, तो साथ ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खान साहब, आपके बाल तो माशाल्लाह। नहीं जी, हमें तो खानदान से, वालिद साहब से मिली हैं चीज़ें। हाँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे। हमें, मुझे याद है, इवन अभी भी ऐसी बात नहीं है, वो तो थोड़े बहुत कम करवा लिए आपने, लेकिन बाल खुद ब खुद गिर गए। और वैसे भी जब आप एक खास एज में पहुंचते हैं तो आप इतनी सारी एक्सपेरिमेंटेशन अपनी बॉडी पे मत करें, ठीक है, चाहे मेरा एक अपना मानना ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वेस्ट में बड़ा टाइम गुजारा। हाँ, तो वहां पे मैंने देखा है कि वो शर्माते नहीं, चीजें नहीं करते। जितनी एक्सपेरिमेंटेशन आप करेंगे आपको कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बाल लगवाई है, मैंने मना भी किया, यार अब तुम 50 साल क्रॉस कर गए हो,
तो अब आंखें उसकी और छोटी हो गई है। अच्छा। और वो ऐसे करके देखता है तो स्वेलिंग भी हो जाती है। तो आई थिंक ये ठीक है, आराम से आप अपने को कैप शैप पहन लें। कोई हम चूंकि हमने गाना बजाना भी होता है। नहीं, आपका तो एक पूरा गेटअप है, लेकिन खान साहब जब जिन दिनों में जब आपने नया स्टार्ट किया था, आपके बड़े शाइनी जी, जी, हेल्दी बाल वो थे। एक वक्त होता है हर लेकिन चीज़ तब का। आप खास ख्याल भी रखते थे आपकी? जी नहीं, जवानी में किसी चीज का ख्याल नहीं है। तो वो कहते हैं शेरों के मुंह धोए होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही उठे, सुबह सुबह ब्रश व्रश किया, थोड़ा सा पानी लगाया, खूबसूरत। लेकिन डाइट अच्छी होगी। शीशा खुद बताता था कि भाई तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, चाहे किसी को अच्छे लगे ना लगे, अपना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आपके फैंस को भी आप अच्छे लगते थे। जी, थैंक यू। आज तक शुक्र है। और एज के हिसाब से आदमी की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी मिच्योर होना शुरू हो जाती हैं। मैं कई दफ़ा स्टेज पे कॉमेडी भी बन जाता हूँ, बड़ी बड़ी अजीब हरकतें भी करता हूँ, लेकिन अब जरा थोड़ी सी मिच्योर जुगत करते हैं, मिच्योर बात करते अच्छा, हैं। जुगत भी मैच्योर होती है। अच्छा, जुगत ये नहीं होती कि तुम्हारा मुंह ऐसा है। जुगत ये होती है कि आप किसी भी पर्सनैलिटी को चूज कर लें कि ऑडियंस में से, तो आप जरा उसका हल्का हल्का मजा लें। ठीक है। किसी की बेइज्जती नहीं, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं। तो वो एक पढ़ी लिखी जुगत, जैसे उमर शरीफ किया करते थे, जैसे मोइन अख्तर किया अरे। करते थे, जैसे ये लोग, यानी एक इंटेलेक्चुअलिज्म नजर आना चाहिए उसमें। तो वो जब तक नजर नहीं आता, बात का मजा नहीं आता। यानी मजाक भी हो लेकिन अगले शख्स की दिलआजारी भी ना हो। बिल्कुल, दिलआजारी भी ये ना तो एक आर्ट है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ना ये तो हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल हार्मोन लेवल्स भी देयर अप एंड डाउन एंड गड़बड़ हैं रिपोर्ट्स के अंदर, अब क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट? देखिए, अगर हार्मोन लेवल्स खराब हैं फिर तो यू नीड टू फिक्स योर हार्मोन्स। ठीक है। वंस योर हार्मोन्स आर फिक्स्ड, स्पेशली अगर थायराइड है और वो फिक्स हो जाता है तो आपका हेयर फॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा बायोटिन जो है, सप्लीमेंटल बायोटिन भी ले सकते हैं, बायोटिन प्लस के नाम से भी आ रही हैं चीज़ें, आप वो भी ले सकते हैं। इनकी कोई यानी वो होगी लाइक 2500 mg होनी चाहिए, नहीं 5000 नहीं, वो ये बायोटिन प्लस के नाम से ज़्यादा बायोटिन है, और बायोटिन ठीक है। जितनी के रिक्वायर्ड है वो होगी। इसके अलावा आप विटामिन B12 और B1 B6 सारा मुरक्कब इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन डी की एक गोली जो आती है वो आप महीने में एक दफ़ा ज़रूर लें चेक कराने के बाद। इसके अलावा आप अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करें। और अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मसलन हेयर स्टाइलिंग करते हैं, ये क्या स्ट्रेटनर्स और ब्लो ड्राइज वगैरह करवाते हैं, तो दैट मीन्स कि आपको अपने बालों की उतनी ही ऑयलिंग करनी है। अगर आप ऑयल के अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल लें, थोड़ा सा मेथी दाना पका के डाल लें, तो उसके मेथी दाने के अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं विच हेल्प ग्रो हेयर। बिल्कुल तो सही। आप वो भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करते हुए, एक दौर ऐसा था, हम बचपन में याद है, हम तो सारी रात अगले दिन नहा के बालों में तेल लगा के सो जाया करते थे। लेकिन अब ये सुनने में आया, हमने जितना सुना है, जाना है, आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि नहाने से घंटा पहले आप ऑयलिंग कर लें। यू डोंट हैव टू स्लीप विद द ऑयल इन द हेयर ओवरनाइट। ये जरूरी नहीं है। वो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड था। सुंदर, उस जमाने में हमारे जो आप भी करती होंगी, I'm हाँ sure, है ना? एग्जैक्टली हाँ। हमारे जो उस जमाने में नानी दादियों के बाल थे वो एंड तक रहते थे। ऐसा ही ठीक है। है, तो हम चूंकि अपने बाल खोलते बहुत हैं, चुटिया हर वक्त अब नहीं रहती, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो बाल हैं उनके अंदर जितनी देर तक तेल लगा रह सकता है लगा रहे। अगर नहीं और आपके पास शॉर्ट टाइम है, देन एट लीस्ट 1 hour बिफोर द बाथ ठीक है, यूज ऑयल। और ऑयल को डाल के अपनी हथेली पे कैस्टर ऑयल थोड़ा सा डाला, उसको यूं कर लिया और पानी डाला थोड़ा सा। ओके। पानी डालने से ये होती है कि जो वाटर की बेस है वो हाइड्रेट ज्यादा कर देती है। इसी तरह अपना मॉइस्चराइजर लगाएं थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि ऑयल जज्ब होना मुश्किल है, जब पानी उसके साथ मिल जाता है तो वो इजियर हो जाता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा अपनी डाइट में अंडों का इस्तेमाल करें, इसमें अपनी डाइट में स्पिनच का इस्तेमाल करें, यानी कि साग, आजकल डिफरेंट किस्म के पालक साग, बाथू ठीक है, वगैरह है नेसेसरी। अच्छा, नट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें जिंक है, उसमें फेरिटिन है। फिर उसके बाद ये जो होती है कलेजी वगैरह का इस्तेमाल, बड़ी कलेजी, आप गोश्त की कलेजी वो यूज़ करें। और इसके अलावा जो ये सीड्स हैं, जैसे चिया सीड्स हो गए, जैसे फ्लैक्स सीड हो गए, ये इन सीड्स को पानी में डाल के इनके अंदर ओमेगा 3 भरा पड़ा है। Okay. और इसके अलावा अखरोट खाएं। अखरोट के अंदर भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। जो चीज़ें आपके नाखूनों को भी अच्छा करेंगी, दांतों को भी अच्छा करेंगी। कैल्शियम, दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल लेकिन करें। ज्यादा ओवरडू नहीं करना नट्स के साथ, बादाम वगैरह जो है, ड्राई वो फ्रूट्स। तो हम हमेशा बताते रहते हैं कि ओनली 1 हैंडफुल। ठीक है। और हैंडफुल आपका अपना, हाँ। किसी बड़े बंदे का नहीं कि आप प्लीज बीच में डाल दें। डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ एक ही कहा था, हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो यूज करें फॉर हेल्दी पीपल हु डोंट हैव हाई कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल सही। खान साहब, आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, खाने पीने के मामले में कितनी एहतियात करते हैं, या आपको जो मिलता है? मैं जी नहीं, मुझे गाते हुए 28-29 साल हो गए माशाल्लाह। मैंने जहाँ भी गाने के लिए गया हूँ, शादियों में, दूसरी, मैंने जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया वहाँ से। अच्छा। मैं घर आके अपनी वही सूखी रोटी और अपनी दाल पर मैं गुजारा करता हूँ। ठीक है। ये नहीं कि मैं सबको ये कहता हूँ ये करें, अपनी तबीयत होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट वेरी फसी अबाउट फूड। एक दफ़ा देव साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, देवानंद साहब,
तो मैंने उनसे पूछा, उस वक्त वो 80 साल क्रॉस कर गए थे। ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ? उन्होंने कहा साहब सिर्फ खाना कम कर दें तो आप बहुत सारा जिएंगे आप। और उन्होंने कहा था कि मैं एक चपाती और एक चाय के साथ उसको खा लेता हूँ, बिकॉज फूड इज नॉट फॉर प्लेजर, इट्स फॉर लिविंग। वाह। तो जब आप अपने खाने को कम रखेंगे और कोई इतने ज्यादा फिक्रमंद नहीं होंगे और अब फाइबर का भी इस्तेमाल करेंगे, फल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग इतनी दवाइयां खरीदते हैं जाके दुकानों से, किसी को ये नहीं पता अगर वो एक किन्नू खा लेंगे तो उनका पेट ठीक हो जाए। ये नहीं कि बहुत सारे खा लें। और अपनी जिंदगी में केले का इस्तेमाल करें, अंगूर का और इस्तेमाल आप करें। जॉगिंग भी करते हैं रेगुलरली? मैं जी 5 माइल एवरी डे, रोजाना? मैं एवरी डे 5-6 माइल। कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं? जी मैं ये जो वो रेस कोर्स पार्क में भी चला जाता हूँ। Really? फिर मैंने घर पे सारा सामान रखा हुआ है। तो मैं तो बड़ा बदनाम भी हूँ, मैं गाते गाते भी उल्टेबाजी लगा देता तो बहुत अच्छा है ये तो। क्योंकि मैं माइकल जैक्सन का भी फैन हूँ। तो बहुत नहीं, मेरा बड़ा मजाक भी उड़ता है। नहीं, लेकिन तो खासा- मैं देखता हूँ कि हमारे एक सॉरी टू कट, नहीं, please। हमारी एक टेंडेंसी है कि मुंह में पान डाला हुआ है, पेट निकला हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ी और पता नहीं है, तो आदमी जी रहा है। फिर एकदम पता लगता है खीरा ही खाया था, इधर से गया और पता नहीं लगा किधर चला गया। तो हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। सही। हमें अपने खाने को वॉच करना चाहिए। अब इतने सारे पाए मंगवा के अब खा लें, साथ इतना हलवा खा लें, फिर अल्लाह से गिला करें मैं ठीक नहीं होता। नहीं, ये तो हाँ, जितना जुल्म है। आपका पेट खाली रहेगा, अगर हम मिसाल दें हम सरकारी दौर में सिस्टम की, तो एक मन, वो कहते हैं एक मन कुछ शेर खाया उन्होंने, पता नहीं इस तरह करके कुछ है, तो वो बहुत कम जिन्होंने खाया, हमारे बुजुर्गों ने भी, वो बड़ा जिए हैं। खान साहब, आप इस मौसम में भी रेस कोर्स जाते रहे सर्दी में? जी बिल्कुल। जब कोई तबीयत ठीक ना हो, कभी बीमार भी हो जाते हो, तो आप नहीं जा सकते, यू ठीक है। कांट गो, आपको सर्दी लग जाएगी, लेकिन आप अपनी तबीयत के मुताबिक चलें। और आप सुबह सवेरे जल्दी उठने वालों में से हैं? मैं नहीं, देर से नहीं सोता मैं। कभी कभी मेरी तबीयत ना ठीक हो तो फिर तो मुझे 11-12 बज जाते क्योंकि हैं। जितने सिंगर्स हैं, हमने तो जितने इंटरव्यूज किए, आप लोगों की रूटीन ऐसी होती है ना? जी अगर काम हो तो फिर तो बिल्कुल ही। मैं अभी आया था वापस, मुल्क से बाहर था। हाँ। तो आते सुबह 6 बजे मैं घर पहुंचा, 7 बजे मैं इस्लामाबाद चला गया गाने के लिए। अच्छा। फिर वहां से फैसलाबाद, फिर गुजरांवाला, फिर वापस लाहौर आके 2 शो किए। ये माशाल्लाह एक्टिव। मैंने ये देखा, ये हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने वालों में से है, यानी डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ। कितनी ये अच्छी बात है ना, बिकॉज यू नो एक जब हम बात करते हैं कि एक लाइफ का ज़्यादा होना, एक होता है लॉन्जेविटी। हाँ। यानी कि उसकी जो मज़ा है ना, वो दैट वे ही इज फाउंड द सीक्रेट एंड ही इज टेलिंग टू एवरीवन कि खाएं इसलिए नहीं कि पेट भरने के लिए, खाएं इसलिए कि आप थ्राइव कर कभी नहीं। अब कितनी दफा खाना आ जाता है, लोग रिपीट करते हैं उसको। तो खासा बाहर भी तो ट्रैवल करते हैं, तो फिर बाहर कैसे खाने का इंतजाम में होता है? कौन से? बहुत ऑर्गेनिक चीजें, जैसे कोई टर्किश फूड है, ओके। उसमें सूप मिलते हैं, जिसमें लैम सूप इज वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है। तो वो गोश्त भी रहने दिया, उसको पी लिया, फिर उसमें चिकन सूप होता है। मोस्टली मैं ये जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं उस पर मैं फोकस करता हूँ। ऑर्गेनिक ये नहीं होता कि आपने जाके कोई महंगी सी 50 चीज किलो पकड़नी। बादाम खरीद लिए और खा के बीमार हो गए, ऐसे नहीं होता। Natural। ऑर्गेनिकली होता है कि आप देख के खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, आपने कितना अंडे पे तेल डालना है, आपने ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल से ये आप समझ आती हैं। अभी से हुए हैं इस तरह कुछ अरसा पहले, या हमेशा से ऐसे जी थे? मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं गाने वाला आदमी नहीं था। गाना मुझे सलामत अली खान साहब ने डाला। वो कहते थे ये मुल्क नहीं है या स्पोर्ट्स करने का, जो मेरी स्पोर्ट्स थी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक थी, मार्शल आर्ट थी, ठीक। तो उसमें मेरा बड़ा नाम था। तो मेरे चचा मुझे उधर क्लब से लेने के लिए आ जाते थे कि यार तुम इस मुल्क में, मैं क्या गाऊं, ठीक है। मैं क्या मुझे समझ नहीं आ रही, क्लासिकल लोग सुनते नहीं। वो मुझे कहते होते तो कुछ भी गाना तुम्हें आता है वो गाओ, ठीक है। तुम एक दिन काम आएगा तुम्हारे। तो उन्होंने मुझे इस तरफ रुझान दिलाया, लेकिन उससे पहले मैं पूरा एक डिसिप्लिन सीख चुका था। तो वरना यू वुड हैव बीन इन जिम्नास्टिक्स अगर मेरा आप तो इतने पल्ले निकले होते, ये गालें गिरी होती, बेड़े घर कैसे करके बैठा होता। तो ऐसा अल्लाह ने नहीं किया। आज भी मैं 50 इयर्स क्रॉस कर गया हूँ। माशाल्लाह, तो मेरे साथ कोई भाग के देख ले। इकबाल भाई, आप हाँ इकबाल भाई जुर्रत होगी इतनी? थोड़ा दौड़ नहीं, नहीं असल इकबाल भाई कह रहे मैं भाग तो सकता हूँ लेकिन आपके साथ नहीं। वो तो हमारे उस्ताद है, मैं अदब में नहीं भागूंगा। हाँ, नहीं। तो हमने कभी अपने बुजुर्गों को जाके ये नहीं कहा मैं फलानी जगह से गा के आया हूँ। वो पूछते होते थे यार तुम फलानी जगह पे गए, मैं कभी नहीं पता, अदब से बैठते थे। तो ये भी मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल ब्लेस हिम। नहीं, लेकिन माशाल्लाह इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो एक्टिवनेस इनकी पर्सनालिटी में नजर आती है, जो एनर्जी आती है, दैट इज ओनली बिकॉज ही इज क्लोज टू नेचर। यस ऑफ कोर्स, जितना आप देखें, जितना नेचर आप भी आपका उतना ही ख्याल करेगी जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, ठीक है। जितने हमारे थे थिंकर्स, फिलोसोफर्स, और सबसे बड़ी बात प्रॉफिट्स, वो सब यही कहा जाता था कि बहुत कम खाते थे, क्योंकि कहते हैं जितना कम खाओ उतना दिमाग काम करता है, लेकिन खाओ अच्छी चीज़ें। जैसे फल, वाकई इन्होंने बात जो की है
हम लोग फल नहीं ले रहे सुंदर साहब, आपने किसी के नोटिस घर किया में फल है है ही ही नहीं। नहीं, फल नहीं है, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। और फल यूज़ भी नहीं हम करते, रेडियो पे पड़ा होता है, बस उसको देख के गुजर जाते हैं। जाके फास्ट फूड का रुझान है। मेरा ख्याल है कि आज हम बैठे हैं तो मेरे ज़हन में आया कि आपके प्रोग्राम की वसातत से, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच प्रोग्राम्स, कि हम ये प्रमोट करें कि रोज़ का एक फल लेके आएँ और अपने ख़ानदान को ज़रूर बिल्कुल, खिलाएं। उसमें बच्चों को भी ये आदत Exactly. डाले। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जहन में ये मेरे सवाल है, बचपन में ऐसा होता था कि बाल अगर गिर रहे हैं ना, कमजोर हैं, लड़का लड़की दोनों के, तो टेंड करा दी, चलो भाई दोबारा से बाल उगाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में साहब भी हंस रहे, इस उम्र में, टीनेज में, या 20 साल का तो आदमी, मेरे ख्याल में ये लड़का जरूरत नहीं कर सकता, पता चले टेंड कराए बाल ही ना निकले। अच्छा। ये इनसिक्योरिटी जो है ये अब देखिए, ज्यादा मैं हो आपको एक बात बताऊं, हेयर फॉल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बाल गिर रहे हैं। हाँ। हेयर फॉल का मतलब होता है कि बाल की साख्त पतली हो गई है, बाल आपका छोटा है और बढ़ नहीं रहा। ये दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। तो जब बाल ना बढ़ रहा हो तो आप उसको काटें। आप उसको काटेंगे तो इट विल प्रोड्यूस मोर सर्कुलेशन, मोर ऑक्सीजनेशन जो है आपके हेयर स्ट्रैंड को। तो ये वही आइडिया था कि टेंड करा देते थे और फिर बारहा कराई जाते थे ताकि बाल अच्छे आएं। हाँ। और ये होता था इस तरह जैसे आप कहते हैं कि स्प्लिट एंड्स काट दें, ठीक है। मुंह के बाल दो शाखे हो जाएं तो आप उसको काट दें तो बाल बेहतर होते हैं। सो अगर आप उनको शॉर्ट करके ऑयल कर रहे हैं तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। एक और चीज जो मैं जिक्र करना चाहूँ, एक चीज है एलोपेशिया इरेटिका। Okay. वो ये होती है कि एक एरिया पे ना, उसको बालचर बोलते हैं, ठीक है। एक एरिया पे वो बाल ही उड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही वो है। एक सर्कुलर एरिया होता है और वो बाल उड़ जाते हैं, पैच एक बन जाता है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, उसका ना डिफरेंट, हम लोग एज डॉक्टर्स स्टीरॉइड्स पता नहीं क्या कुछ देते हैं। मैंने एक दफ़ा ना, मेरे पास एक पेशेंट आया, अच्छा वो मेरी कज़न है, तो मुझे उसकी चूँकि उसके साथ ज़रा दिल से था कि मतलब ये ठीक हो जाए, तो मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने कहा कि उसके सनलाइट में बैठे, उसके सेंटर में एक गोल्डन बाल है, उसको पुल आउट करें। वो एरिया पे कोई बाल नहीं होता, सिर्फ एक गोल्डन सा मोहब्बत सा लगा के बाल मिलता है। अच्छा। एंड यू पुल इट आउट और उसके बाद वो ठीक हो जाता है और उस पर सुरमा लगाएं। अच्छा, सुरमा जो असल सुरमा है। ठीक है। एंड इट वर्कड एंड आई वाज अमेज्ड। ओके। सो इस तरह की और चीजें, ये होते हैं पैचेस, ये बनते हैं, मेरी अपनी ये कजन स्ट्रेस से पड़ते हैं, स्ट्रेस से बाल गिरते हैं। ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस से ही हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये भी हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके बालों की थिनिंग शुरू होना, एक होता है सुंदर, सब बाल हैं लेकिन बीच में से ना छोटे छोटे सर्कुलर एरियाज नजर आ जाते हैं, वो बढ़ जाएंगे अगर आप उनको ट्रीट नहीं करेंगे। ऐसा ही है। तो बाजार में बहुत सारे स्प्रेज भी हैं, मिनॉक्सिडिल वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी आ गया है, डिफरेंट चीजें। आप पीआरपी करवा सकते हैं। Okay, PRP effective है? पीआरपी इज ऑल्सो इफेक्टिव। 5 साइकिल्स ऑफ पीआरपी हर 2-3 हफ्ते के बाद इज वेरी गुड। कई लोग, क्यों, सर्कुलेशन इंक्रीज की है आपने, जहां पे आप सर्कुलेशन इंक्रीज करोगे उसको खुराक नेचुरल बॉडी से ज्यादा जाएगी बालों को। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये है आंवले का इस्तेमाल, गूसबेरी जिसको बोलते हैं। सही। आंवला बहुत अच्छा है। हमारी जो नानी दादियां आंवला, रीठा, सिकाकाई से शैम्पू बनाती थी। आई विश के वो फिर से शुरू हो जाए और हमें केमिकल्स वाली चीजें ना यूज करें। ऐसा ही है, बिल्कुल। आप क्या रेकमेंड करेंगी, ये जो इतने मार्केट्स में शैम्पूज आ गए हैं, फॉर एग्जांपल अब जो खास आपको शैम्पू सूट करे, जरूरी नहीं इकबाल भाई को या जगू भाई को सूट करे, जो मुझे शैम्पू सूट करे वो जरूरी नहीं कि आपको सूट करे। एक तो उसकी पीएच देख लें, एक उसके जरूर देखें कि जो शैम्पू है ना वो आपका केमिकल फ्री हो, और एक होता है जो सल्फेट फ्री होते हैं। हाँ, मैं यही आने वाली थी इस बात पे। सल्फेट जो है ना वो हेयर डैमेजिंग बहुत होता है, तो सल्फेट फ्री शैम्पू अगर आप कहीं से ले लें तो वो अच्छा होगा। और अगर घर में अगर हम वही कर सके ना, तो आई थिंक बाल एक आपका बहुत बड़ा एसेट होते हैं। बिल्कुल सही। उनको बचा के रखें। हाँ साहब, जिन दिनों में आपने आगाज किया था तब जब बाल आपके बहुत अच्छे थे, मैं तो कहती हूँ अभी भी अच्छे हैं, लेकिन चलें जो आप कहें, मैं तो इसलिए, लेकिन आप कितना शैम्पू वगैरह, क्योंकि मैंने ये भी सुना था बड़े बुजुर्गों से कि साबुन से भी बाल धो तो सही रहते हैं, वो ज्यादा मजबूत हाँ रहते जी, हैं। उस दौर में चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब तो हर चीज़ में मिलावट है, और आप कोई भी चीज़ ले, आप दवाई खा रहे होते हैं और जो महंगी दवाई है आप उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो एज फैक्टर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। एक तो आप 25 से 30 साल तक, फिर 35 साल तक, फिर 40 साल तक, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स की है तो मुझे पता है कि आपकी फिटनेस कहाँ स्टैंड करती हो, कहाँ नहीं स्टैंड करती। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो जितनी बातें बता रही हैं डॉक्टर साहिबा, ये मेरे ख्याल में बिटवीन दिस एज के तो आप अप्लाई भी करें, आपकी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। हाँ। जब 40-45 आप क्रॉस करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप डिसऑर्डर्ड होकर बैठ जाएं, आप कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद जीना आर्ट है। ऐसा ही है, ट्रू। 40 के बाद जीना आर्टिस्टिकली आप जिएंगे तो फिर ही आप जी सकते हैं, यानी हेल्दी जी सकते हैं आप, कि आपकी फिजिकल जो ट्रेनिंग है उसका आपको पता हो कि आपने, ये नहीं होता कि आपने जाके कोई पहाड़ उठा लेना है।
थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपकी लाइफ में शामिल हो जाए, आप खाना देख के खाएं, रात लेट हो गया तो ना खाएं। रेगुलर करें। तो अब स्पिनच है, ये दुनिया की खौफनाक तरीन अगर आप खा के सो गए, हाँ। अब और ये हार्ट की तरफ जाना ही जाना है। बिल्कुल सही। ये बहुत खौफनाक चीज है। सही। तो थोड़ी सी अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप एक एज की तरफ जाते हैं, एक तो आप उस एज को एक्सेप्ट कर लें। और मैं भी ये देखता हूँ कि कुछ सफेद बाल उस एज पे बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, अब उसको भी काले कर लेते हैं। ज्यादा ग्रेस मुझे तो लगता है, ज्यादा हाँ, ग्रेस हाँ। आ जाती है। तो लोगों ने इस तरह की विगें भी लगवाई हुई हैं कि उसके अंदर उन्होंने जो ना ग्रे हेयर भी रखे हुए हैं कि उनकी शक्ल पे वो बुढ़ापा सूट करता है। और आप चेहरा बूढ़ा हो गया और इतना सारा आपने खजाब लगा लिया और बूढ़े लगना और बूढ़े, एग्जैक्टली स्पॉट ऑन, और बूढ़े लगते हैं, और बुरा लगता है। ऐसा ही है। तो खूबसूरती सिर्फ औरत के लिए है, मर्द की जेब देखी जाती है। वो जेब ठीक रहनी चाहिए, औरतों को ये करते रहना चाहिए, हर एज में करते रहना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। टिप ऑफ द डे देना चाहेंगी फिर खास टिप ऑफ द डे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मुझे कोई एक मैसेज आया था कि हम अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं और नट्स वगैरह लेते हैं तो वी फील बेटर, तो कोई ऐसा कावा बता दें जिससे हो। तो उसमें ये था कि अगर आप सिनेमन दारचीनी का कावा लें और साथ में आप बड़ी इलायची डाल लें तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर आपके लिए, जो है आप एक तो आपको गर्माइश देगी, दूसरा ये कि चूँकि हम पानी कम पीते हैं तो उसमें पेशाब की जलन बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, तो बड़ी इलायची टेक्स केयर ऑफ द दैट जलन ऑल्सो। ओके। तो वो किडनीज के ऊपर भी अच्छा होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा सिप करें। उसमें हनी डालना है तो हनी डालना। और ये सिंपल जिस तरह ग्रीन टी बनाते हैं उसी तरह ये हाँ, बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उबाल लें एक छोटा सा सिनेमन, उसके अंदर काली इलायची, 2 उबाले दे दें और उसको दम पे रख दें। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक गो में पिए, आप आहिस्ता आहिस्ता सिपिंग पूरा दिन में। सिपिंग करें। वो हमें नहीं है ना कॉन्सेप्ट, हमने अभी आया है कप में तो अभी ही पीना है, ये है भाई। उसके बगैर समझ ही नहीं आनी कि असर कैसे होगा, एक घूंट से कैसे असर होगा। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि सिपिंग आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि बहुत हार्ड भी ना लगे आप। अच्छा, एक और चीज़, आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, तो जिन लोगों की हार्ट बीट तेज़ होती है वो ट्राई करें कि जब वो खाना खाते हैं उसमें अगर वो डबल रोटी या रोटी ना यूज़ करें और सिर्फ देसी घी का सालन, दही और सैलेड के साथ खाएं, कार्बोहाइड्रेट मिस करा के देखें तो कई दफ़ा उससे भी कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन ज़ात खास साहब की मौजूदगी में खास साहब क्या पेश करेंगे सबसे जी पहले? मैं आज अपनी वो जो नातिया कवाली है, सुभान अल्लाह। तो मैं उस दिल कर रहा है आज। प्लीज प्लीज हम सब का भी दिल करेगी, साथ माई के पीछे आ जाइएगा। ख़वातीन ज़ात रफ़ाकत अली खान साहब। भैया मेरे हरम में फकीर अजम तेरे गुन और ये लब में तलब की तलब, तू अता की अता, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू खुदा बन खुदा, तू मेरे हरम में फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब में तलब की तलब, तू अता की अता, तू खुदा बन खुदा, तू खुदा बन खुदा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल आलमीन, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा।
हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राहों से, मेरा घर खाक पर और तेरी राहों से, सिदरतुल मुंतहा तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामाई, साई से जिब्री ले अमी, क्या रहमतल आलमी, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राहों से, मेरा घर खाक पर और तेरी राहों से, सिदरतुल मुंतहा तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम वंस अगैन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप सुंदस जमील और हमारी टीम के साथ देख रहे हैं। और ये जो जोश और खरोश के साथ और एनर्जी से भरपूर तरीके से आपको खुश आमदीद जो कहा मैंने, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे ख़वातीन और हज़रात हीरोज़ होते हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख के आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी उनसे पहली बार मुलाकात हो रही हो तो यही जोश व जज्बा होना ज़रूरी है, यही एनर्जी होना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत नहीं, मेहमान शख्सियात बैठी हुई हैं, खान साहब समेत, रफ़ाकत अली खान साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं। एंड ही विल ऑल्सो अग्री कि सही मानों में हीरो की जो डेफिनेशन होती है ना, हम देखते हैं कि नेशनल हीरो इंतखाब आलम साहब इज़ नॉट ओनली अ नेशनल हीरो बट एन इंटरनेशनल हीरो। क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि जिनकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हद तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया में इंतखाब आलम साहब ने जिस दौर से क्रिकेट का आगाज़ किया, देन ही लीडिंग द क्रिकेट टीम एज अ कैप्टन, देन कोच की हैसियत से, मैनेजर की हैसियत से, मेंटोर की हैसियत से पाकिस्तान का नाम क्रिकेट की दुनिया में जिस अंदाज से इनफरादी सतह पर नाम रोशन किया, ये अपनी मिसाल आप है। लाखों नहीं करोड़ों दिलों की जान हमारे साथ मौजूद है। आई फील वेरी ऑनर्ड लिटरली कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ, मैं इंसाफ नहीं कर सकूंगी। वी हैव विद अस
none other than इंतखाब आलम साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. An honor. I cannot do justice. ये कार्ड्स तो सरसरी मेरे पास हैं. आपकी कंट्रीब्यूशन क्रिकेट के हवाले से एज अ कैप्टन हम बात करें सर, द वे यू लेड द टीम, वो दौर कि जब क्रिकेट इतना ग्लैमरस खेल भी नहीं था, आपकी सरबराही में क्रिकेट को इस तरीके से अरूज हासिल हुई और ग्लैमराइज किया गया कि अपनी मिसाल यहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हुए. जी ख़वातीन हज़रात. थैंक यू. ख़वातीन हज़रात, वी हैव विद अस नन अदर देन इंतखाब आलम साहब. और ख़वातीन हज़रात, मैं ये भी फॉन्ड मेमोरीज सर की देख रही थी, खास साहब भी अग्री करेंगे. अल्लाह ताला जिन लोगों को इज़्ज़त से नवाजता है और फिर उस इज़्ज़त को और सक्सेस को मेंटेन करके रखना, और उतनी ही बड़ी ये शख्सियत हैं कि वो आजिज़ी और इंकिसारी आपको इनकी शख्सियत में नज़र आती है कि जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता. सो सर, बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम. यू वेलकम सर. थैंक यू सो मच. मेरे सामने तशरीफ रखते हैं अगेन वन ऑफ द मेंटर्स, क्योंकि जब मैं बात करती ख़वातीनों से सलीम अल्ताफ़ साहब की, तो आई डोंट हैव टू लुक. ये बड़ा जुल्म है कि मैं सलीम अल्ताफ़ साहब के तारुफ के लिए कार्ड्स की तरफ देखूँ. सर, ये कार्ड्स मैंने यहाँ पे रख दिए. सलीम अल्ताफ़ साहब की बात करें तो क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ अगेन नाम कि अपनी इनफरादी सतह पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि लोगों के दिलों में राज करते हुए आज भी जब हम इनका नाम लेते हैं तो वो इज्जत, एहतराम, मान के साथ और अपनायत से लेते हैं. वी हैव विद अस नन अदर देन सलीम अल्ताफ़ साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू. कैसे हैं आप? आई एम फाइन जी. सर, इस वक्त मैं एज एन एंकर नहीं, मैं अभी एज अ फैन आप लोगों के तारुफ करा रही हूँ, तो यू कैन सी द एनर्जी इन मी जो रहेगी पूरे ट्रांसमिशन में. थैंक यू सो मच. वेलकम जी. आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हुए ख़वातीन हज़रात. जी ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं सलीम अल्ताफ़ साहब. एक बार फिर सर का शुक्रिया अदा करते हुए, और मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, अगेन पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में एज अ क्रिकेटर भी की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया. लेकिन फिर उसके बाद हम नजम लतीफ़ साहब की बात करें तो ही इज़ अ ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स, और ये वो तमाम किताबें हैं जो क्रिकेट के ऊपर मबनी है. ही इज़ अ क्रिकेट हिस्टोरियन. क्रिकेट के हवाले से जितनी इनको नॉलेज होगी शायद ही किसी को हो. वी आर ऑनर्ड. हमारे साथ मौजूद हैं नजम लतीफ़ साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस सर. बहुत शुक्रिया. इजाज़त है बैठने की? खास साहब, आप पहले कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी. हाँ जी, मेरा ताल्लुक शाम चौरासी घराने से है. इंतखाब आलम समझते होंगे ये सारी मेरी बात को. उस्ताद नज़ाकत अली खान सलामत अली, मैं नज़ाकत अली खान साहब. बिल्कुल सही. तो हमारा गाने का और क्रिकेट का जो साथ है वो मेरे ख्याल में 60-70 साल पुराना होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है. मैंने कुछ तस्वीरें भी साथ लेकर आया हूँ. ये सामने मेरे वालिद साहब हार डाल रहे हैं, क्रिकेटर हैं. बिल्कुल सही. और साथ नज़ाकत अली सलामत अली नज़र आ रहे होंगे आपको. बिल्कुल सही. मेरे चचा को दोनों खड़े, अख्तर अली खान, जाकिर अली खान, और वो साथ हनीफ मोहम्मद है, मेरे वालिद हैं, अख्तर अली खान साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, और इंतखाब आलम साहब. वाह वाह वाह. तो ये हमारा एक कनेक्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द क्रिकेट. और मैं खुद बहुत अच्छा क्रिकेट का प्लेयर था. मैं कीपिंग में वन ऑफ द बेस्ट था. Okay. अपने इलाके में मुझे विलियम बोलते थे, वो जो अच्छा. वेस्ट इंडीज़ का जो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल कीपर सही. था. और मेरे जो एक भाई हैं लताफ़त अली खान, वो लंदन बेस्ड हैं. तो उनकी अगर उनको याद ना हो, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बताई, और सलामत अली खान साहब ने भी बताई थी कि इंतखाब आलम साहब ने कहा था कि हम इसको क्रिकेट में ले लेते. तो किसी वजह से वो नहीं जा सके, लेकिन कमाल के वो क्रिकेटर थे. अपने रेडियो की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे, टेलीविजन की तरफ से खेलते थे. और उस दौर में जोसेफ गिल हुआ करते थे जो रेडियो को रिप्रेजेंट करते थे. फिर मुश्ताक साहब हमारे घर भी आया करते थे और मुलाकातें आप देख लें. हनीफ साहब के हम बहुत बड़े फ़ैन थे. फिर उसके बाद दूसरा एरा आ गया इमरान खान साहब का. तो हमने सब ने क्रिकेट खेली है. शफकत अली खान साहब ने, शराफत अली खान साहब ने, लताफत ने, सखावत ने, मैंने, मेरे भाई ने. तो आप लोगों की वजूद का हिस्सा है क्रिकेट. क्रिकेट हमारे खून में है. बिल्कुल सही. इन ऑफ ब्लड. मैं इन्होंने अब ये म्यूज़िक की बात ही, खान साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी और उनको क्रिकेट का बड़ा शौक़ था और हमें म्यूज़िक का बड़ा शौक़. तो एक दफ़ा खान साहब कराची आए, सदर फारूक होटल होता था, तो दोनों भाई आके वहाँ पर ठहरे. कोई 8:30 बजे का टाइम था. तो हम कोई 4-5 दोस्त, जिसमें मैं था, मेरे बड़े भाई आफ्ताब आलम, मुश्ताक मोहम्मद थे और 1-2 और थे. तो हम मिलने गए. तो जब मैंने देखा तो सलामत साहब न सोए हुए थे, नज़ाकत साहब एक तरफ बैठे हुए थे और एक तबला नवाज था जो उनके साथ बजाता था, शौकत साहब. शौकत साहब. ठीक है. तो जब उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी तो
उठ गए। और जब उठे तो उन्होंने देखा कि इनके लिए चाय वाय मंगाओ, तो साथ ही उनका हार्प पड़ा हुआ था सुरमंडल। ओके। तो उन्होंने उसको उठाया और वो, यकीन करें वो इस तरह के मूड में थे वो, 8:30 से लेकर सुबह के 4 बज गए, यकीन मानेगा। मैं कहता मैंने, और उन्होंने हमें दरबारी सुनाई, राग दरबारी। मैं आपको बता नहीं सकता, जब भी उनके नए नए रिकॉर्ड आते थे हमेशा हमें आके सही वो तोहफा देते थे, तो मेरे बहुत मुरासिम उनके ऑनर है साथ हमारे थे। लिए, और क्या लोग थे, ऐसे लोग पैदा नहीं होते। ऐसा ही बिल्कुल। एंड सर लाइक एंड ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम योर साइड, आप तो खुद एक हीरो, एक इंटरनेशनल आइकॉन, अगर मैं कहूँ गलत नहीं कर सर, आगाज शुरू से शुरू करते हुए क्रिकेट जिस दौर में आपने आगाज किया, और मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, ये वो दौर था कि अब तो हम देखते हैं क्रिकेट एक कमर्शियल गेम बन चुका हुआ है, ग्लैमर है इसके साथ। अब तो हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, मुख्तलिफ तरीक़ों से प्लेयर्स को फैसिलिटेट भी किया जाता है, किसी और अंदाज से ग्लैमराइज किया जाता है। आपके दौर में तो क्रिकेट इतना ग्लैमरस खेल भी नहीं था। देन व्हाई डिड यू चूज क्रिकेट सर? बस एक जुनून था कि क्रिकेट खेलना है, और उस वक्त पैसे भी को कोई अहमियत नहीं थी। ठीक है। सिर्फ जो अहमियत थी वो थी कि पाकिस्तान का ग्रीन ब्लेज़र पहनना है, ठीक, और पाकिस्तान की हरी टाई पहननी है, और इसके अलावा और कुछ नहीं था। और पैसे की तरफ तो रुझान जाता भी नहीं था। और उस वक्त जो मैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ कराची से था, तो जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन थी उनके पास भी पैसे वैसे तो नहीं होते थे। ठीक है। तो हम ट्रेन में सफ़र करते थे, ओके। 2nd क्लास में। और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा 58 में मैं सेलेक्ट हुआ, उस वक्त 3 टीमें बनी कराची की, ठीक है, वाइट, ब्लू एंड ग्रीन। तो मैं ग्रीन में सेलेक्ट हुआ, तो हम बहावलपुर गए मैच खेलने। और क्योंकि एसोसिएशन के पास उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन तो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है, तो हम बहावलपुर स्टेडियम में, एक बहुत बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल था, ओके, उसके इर्द गिर्द पूल भरा हुआ था, उसके इर्द गिर्द उन्होंने चारपाइयाँ हमारी लगा दी, और बेडिंग हम घर से ले जाते थे। आपको शायद याद होगा पुराने ज़माने में वो बिस्तर होता था और खाकी रंग का, ठीक है, तो घर से लेके जाते थे। उन्होंने हमें चारपाइयाँ ला दी, उसके ऊपर हमने अपने बिस्तर लगा दिए। नाश्ता में सुबह मिलता था वहाँ पर ही, वहीं वो लोग आके, तो फिर लंच ग्राउंड पे होता था। ओके। फिर रात को हम खाने के लिए चले जाते थे, ढाबे होते थे। तो ये लाइफ थी उस ज़माने में, आप यकीन कर लें। तो शौक़ इतना था और जुनून इतना था, और लोग भी बड़े सिंसियर थे उस ज़माने में। ठीक है। कोई प्रोफेशनलिज्म की तो वो बात थी नहीं, सिर्फ ये था कि हमने खेलना है और पाकिस्तान का नाम हमने रोशन करना है। बिल्कुल ठीक। और उस ज़माने में कुछ लोग भी ऐसे थे कि जो कि विजन वाले लोग थे। ट्रू। मुझे याद है कि उस ज़माने में पाकिस्तान ईगलेट्स की टीम एक बनती थी, जस्टिस कॉर्नेली साहब का ये काम था। उन्होंने इतनी खिदमात है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, लोगों को पता नहीं है दरअसल जस्टिस साहब का। तो वहीं से हमें ब्रेक मिली, इंग्लैंड हमें भेजा गया, ये पाकिस्तान ईगल्स के नाम से एक टीम जाती थी। फिर उसके साथ अब्दुल हफीज़ कादार साहब थे, वाह, उनकी बड़ी हमें हेल्प थी। क्योंकि इस तरह के लोग थे, कंटिन्यूटी थी उनके काम में, और जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी वो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लॉन्ग टर्म विजन जब तक आपके पास नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रू, यू नीड सिंसियरिटी। बिल्कुल सही। अच्छा वक्त था और अच्छे लोग थे, बहुत बिल्कुल सही, और सिखाने वाले भी थे और सीखने वाले भी थे। सलीम साहब सर, आपका तो अगर मैं कहूँ क्रिकेट का जो आगाज है वो तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही सर हो गया था। I'll go back a few years back. Please. When I was studying at St. Anthony's, and एक हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा जी all in 6th standard onwards must play a sport. Okay. So you have to pick a sport. ठीक है। There was hockey, football थी, volleyball था. I picked up cricket क्योंकि थोड़ी बहुत हम क्रिकेट घर में खेला करते थे। ठीक है। Okay. And शौक चढ़ गया जी। एंड यूड बी सरप्राइज कि हमारे 57 में जो पहले कोच सेंट एंथनीज में आए वो सईद अहमद साहब थे। ओके। नाउ सईद अहमद साहब हैड बीन ए टॉप क्लास इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पर अभी टूर पे नहीं गए।
and he was our first coach. Okay. और हमारी जो क्रिकेट थी वो it was उस ज़माने में we used to play every second year against Burn Hall in Ahmedabad. उसमें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की टीम जाती थी and they would come here. Okay. And then we would play same thing with St. Mary's. ठीक है. One match a year used to be played against Chesson College. तो इसी तरह ऊपर चलते रहे. हुआ ये जी कि जब I joined government college, I was a science student. तो क्रिकेट खेली नहीं. ठीक है. 1.5 साल कुछ नहीं खेला गया. FSC पास हुई, BSc कर रहे थे and again no time for cricket. सुबह क्लासेस होती थी, शाम आप जाके प्रैक्टिकल्स कर रहे थे. The life changed one evening. मैं शाम को कोल्ड साइकिल लेके घर आया तो नीचे ड्राइंग रूम में मेरी अम्मा बैठी हुई थी. तो उन्होंने कहा कि भाई आओ, ये इनसे मिलो, ये तुम्हारे वाले साहब के रिश्तेदारों में से हैं. Okay. I never met the gentleman, I didn't know him. So बैठ के उनके हाथ से हाथ मिलाया तो कहने लगे कि भाई तुम आपा कह रही हैं कि क्रिकेट खेलते हो. मैं कहा क्रिकेट खेलता थे, अब तो खेल ही नहीं है. तो कहने लगे मैं गवर्नमेंट कॉलेज की टीम का कप्तान हूँ, तो तुम प्रैक्टिस करने आ जाया करो. मैंने कहा जी प्रैक्टिकल दे रहा हूँ तो आई विल मिस माई प्रैक्टिकल्स. तो जो उन्होंने हमें कहा कि जब आप प्रैक्टिस करने आएंगे तो आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे. दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड अच्छा. इन क्रिकेट. दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ. Okay. अब हुआ ये जी कि वहाँ ये आई वॉज एन आउटसाइडर. ठीक है, तो बिल्कुल बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेज के पुराने थे. तो आई यूज्ड टू बैट एट स्कूल. जब गवर्नमेंट कॉलेज में गए, ये नहीं नजम साहब भी बताएंगे, हमें गेंद पकड़ा दिया, ये गेंद करो. ठीक है. डे इन एंड डे आउट बारी नहीं सी देते. सो आई लेफ्ट क्रिकेट जी, आई वेंट बैक. हुआ ये कि देन फाइनल आ गया. इस ज़माने में एक बड़ा मैच होता था अगेंस्ट इस्लामिया कॉलेज. ठीक है. वो मैच टिल फिनिश होता था, 10 दिन जाए डजंट मैटर. तो हुआ ये जी कि 2 प्लेयर जो थे हमारे बॉलर सीनियर, वो बीमार हो गए और इंजरी हो गई. सो जब हम ग्राउंड पे गए तो देखा कि सलीम अल्ताफ इज़ नंबर 11. So this is how I started playing for government college. Okay. And then what happens is कि we won the match, आउट किए. 62 में एक कैंप लगा कराची जहाँ नजम भी थे. Okay. And they were all emerging young cricketers in कराची. अगर आपसे मैं कहूँ कि वो क्या ज़माना था, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ टेंट्स लगे हुए थे जिसमें हमने सोना है. अच्छा. They were just tents. Okay. Okay. And the problem with the tents was कि हमारे जो कोच थे, वेरी फाइन मैन मकसूद अहमद साहब, उन्होंने कहा कि भाई जाने से पहले ज़रा मच्छर मार लेना. This is also ये मजाक. Those were the days. वाह. There was no money. In fact, all my life I played as an amateur, no charge. But cricket is a fantastic game. इसने I would say कि हमें पर्सनली बहुत कुछ दिया है. रिकग्निशन से अलावा इट्स अ अप एंड डाउन आती है. कभी आप रोते हैं, कभी फैंटी लग जाती है बोलो को. बट आई स्टिल से इट इज़ दी पर्सनली द ग्रेटेस्ट गेम जो कि इजाद की है गौरव ने. ट्रू सर. 1978 में मुझे तो जो याद पड़ता है, मेरी अगर डेट्स एंड फैक्ट्स फिगर्स अगर गलत हो देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सुनील गावस्कर साहब को जो आपने आउट किया, वो सीरीज भी हम जीते, लेकिन वो जो आउट है करना, वो आपको वो मोमेंट याद है? दैट इंसिडेंटली वाज द लास्ट मैच आई एवर प्लेड. ओके. ओके. एंड वो मैच देखो जी कि सुनील गावस्कर इंतखाब कहेंगे कि वॉज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, ब्रिलियंट बैट्समैन, प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉप ओपनिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड. तो उनको अगर जल्दी आउट कर लें तो उनकी आधी बैटिंग जो होती थी समय लेके अपने आउट कर. सो आउट हुआ एंड वी वन दैट मैच. एंड उस मैच की मुझे अभी तक याद है मेडल्स दिए गए जी पाकिस्तान टीम को. ठीक है. 5,000 रुपीज पर हेड दिया गया, which is a lot of money in those days. बिल्कुल ठीक. And that was the last match I ever played. Okay, and that was the last. That's the last Unfortunate. match. That was. But मेरी subsequently cricket से शुरानी, because way back 2005 में no, I started commentating. Okay, बिल्कुल ठीक. तो that was. It started in 1980 and I was
ओवर व्हेनेवर सब वर्क पाकिस्तान एयरलाइन, जब भी टाइम मिलती थी तो कमेंट्री हम ज़रूर करते थे। 2005 आई केम बैक from abroad, so I joined the Pakistan Cricket Board as an administrator, and the whole thing was then totally changed. बिल्कुल सही। नजम साहब सर, आपसे भी स्टार्ट करते हुए ना, सो मेनी थिंग्स आपकी तो शख्सियत के हवाले से, एज एन ऑथर, एज अ क्रिकेट हिस्टोरियन, सर आपसे बेहतर कौन क्रिकेट की हिस्ट्री बता सकता है। बट विल स्टार्ट हम शुरू से करते हुए, आगाज कहा सर ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट सर खेली, वो जो एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, और वही दौर के टेंट पे आप सो रहे हैं, अपनी फिक्र नहीं है, मुल्क का नाम सही मानों में रोशन करना है, कितने पैसे मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे, इस चीज़ की तो फिक्र भी नहीं है। मैंने तो क्रिकेट अपने शौक़ के हवाले से शुरू की पंजाब क्लब से, ओके, जहाँ पे उस ज़माने में ये बड़े इस किस्म के पेट्रन्स थे क्रिकेट के, लाइक नकी शमसी साहब, जिनके पास कोई माली वसाइल तो नहीं थे, लेकिन जज्बा और शौक़ बहुत था। तो उनकी एक छोटी सी ग्राउंड थी यहाँ फेन रोड के ऊपर, ठीक है, वहाँ से हमने क्रिकेट का आगाज़ किया। और फिर उसके बाद मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहा, और जैसे सलीम साहब ने अभी बताया 1962 में गवर्नमेंट कॉलेज में मैं भी था, इनके साथ टीम में भी था। तो हम सेलेक्ट होकर कराची गए उस टूर के ऊपर, जो उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़के हुआ करते थे उन्हें सेलेक्ट किया जाता था, और वो 6 हफ्ते का एक बहुत उम्दा किस्म का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। सही। तो वो हमने किया, और उसके बाद ये तो टेस्ट क्रिकेट में चले गए, लेकिन मैं इंतखाब साहब और सलीम साहब के हवाले से 2 बातें ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंतखाब साहब एक अच्छे इंसान होने के साथ एक बड़े क्रिकेटर भी हैं, और इनका जो सबसे बड़ी इनकी तारीख़ी अचीवमेंट है वो ये है कि जो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने पहला बॉल किया, उसी पे ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा बैट्समैन उस वक्त कॉलिन मैकडोनाल्ड था, सही, उसे बोल्ड किया। उस वक्त फजल महमूद कैप्टन थे। इसी तरह जो अपने सलीम अल्ताफ़ साहब हैं, इन्होंने, आपने अभी बात की थी सुनील गावस्कर की, बहुत अजीम बैट्समैन थे वो भी, लेकिन अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने जो क्रिकेट रॉयल्टी जिसे मैं कहूँगा, द ग्रेट बैट्समैन फ्रॉम ऑल द कंट्रीज़, इन्होंने हर बैट्समैन को आउट किया। तो मैंने बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें एक इस किस्म का आर्टिकल लिखना चाहिए कि जिसमें आप ये कह सकें कि आपने जितनी ये बड़ी बड़ी विकेटें हैं वो किस तरह हासिल की, सही, और आपके ऊपर उनका क्या असर है। तो मेरा ख्याल है किसी वक्त में ये इस काम को मेरे साथ करेंगे, और ये बड़ा अच्छा आइडिया है, ये बड़ा लर्निंग एक चीज़, हाँ एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल ठीक। तो क्रिकेट की ये तो आगे क्रिकेट खेलते रहे, मैं अमेरिका चला गया, और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मुझे क्रिकेट का चूँकि शौक़ था, तो मैं लाहौर जिमखाना का मेंबर था। तो मैंने जिमखाना वालों को ये प्रपोज़ किया कि पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई म्यूज़ियम नहीं है, हमें वो करना चाहिए। तो ये बात मुझे उन्हें मनवाने के लिए तकरीबन 2 साल लगे, ओके, और बिल आखिर उन्होंने मेरा ख्याल है पीछा छुड़वाने के लिए कहा कि ये हर वक्त पीछे लगा रहता है, तो इसे चलें करने का मौका देते हैं। तो मैंने वो बागे जना में जो पुरानी क्रिकेट ग्राउंड थी जिमखाना की, और वो टेस्ट ग्राउंड भी है, बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे हिस्टोरिक ग्राउंड वही है, ट्रू ट्रू, जो 1880 से वो क्रिकेट वहाँ खेली जा रही है। बिल्कुल सही। तो मैंने वहाँ फिर म्यूज़ियम का आगाज़ किया, और खुदा के फजल से आज तक, बल्कि आप कभी ऐसा मौका हो तो उसे देखें भी, और उस पर भी कोई डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनाइए। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। और वहाँ हमारे पास जब से ये क्रिकेट शुरू हुई है उस वक्त का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ये जो ग्राउंड थी ये पहले बैलून लॉन्चिंग पैड था, ठीक है, जिस पे वो गैस वाले बैलून्स होते थे, लोग सवारी करते थे, एंड दे यूज्ड टू गो अराउंड लाहौर। तो उसके बाद ये क्रिकेट जो थी, टेस्ट क्रिकेट वहाँ चली जी 1948 से लेकर 1959 तक, जो लास्ट दोनों इत्तेफाक से, पहला 48 का भी जो मैच था इट वाज अनऑफिशियल टेस्ट, मगर वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ था, और जो आखिरी टेस्ट मैच था वो भी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ ही था। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर मैं ये क्रिकेट की हिस्ट्री की तरफ आ गया, और मैंने इंग्लैंड में पीटर ओबॉर्न हैं, एक बड़े मशहूर राइटर, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वुंडेड टाइगर के नाम से लिखी सन 2011 में। तो उनके साथ काम किया। मेरे ख्याल में अब तक सबसे क्रिकेट हिस्ट्री पे जो किताब अच्छी लिखी गई है वो यही है। फिर उसका मैंने ट्रांसलेशन किया उर्दू में,
उसका नाम है विकेट से विकेट तक। ओके। और फिर उसके बाद मुझे मिले वहाँ डेविड बैटिसबी, जिन्होंने जैसे अभी इंतखाब साहब ने पाकिस्तान ईगलेट्स के हवाले से बात की, तो डेविड बैटिसबी जो हैं उन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट की इब्तदाई दौर से बड़ी लगाव थी, तो उन्होंने पाकिस्तान ईगलेट्स के ऊपर किताबें लिखनी शुरू की, जिनके साथ मैंने उन्हें मुआवनत की और तकरीबन हम 4 किताबें उस पर लिख चुके हैं। एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर बल्कि मैं चाह रही थी अगर किताबें होती तो इधर हम देख भी पाते, दिखा भी देते लोगों को। बिल्कुल अभी आई वांटेड टू सर, मैं ज़रूर मैं इंतखाब साहब से सर मैं बहुत सारे सवालात इतने कि वो समझ नहीं आ रही इस मखसूस से। सर पहला मैच याद है पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट आपने किया, फर्स्ट मैच एवर व्हिच यू प्लेड प्रोफेशनली? पहला मैच था मेरा 59 का, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। इससे पहले एक प्रेसिडेंट 11 का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ रावलपिंडी ग्राउंड पे। ठीक है। और उसमें कारदार साहब कप्तान थे। तो वो मैच हम बल्कि जीते जीते रह गए, अंपायर ने गलत फैसला दे दिया, तो उसमें मैंने 9 आउट किए। 9 आउट? पहले 5 आउट किए, 4 किए, और सेकेंड इनिंग में कारदार साहब ने नया गेंद भी नहीं लिया, उन्होंने पुराना गेंद से शुरू किया। अच्छा। हाँ, और उस परफॉर्मेंस पे फिर मैं सिलेक्ट हुआ कराची में। तो फजल महमूद साहब हमारे कप्तान थे। तो उस ज़माने में मैं पहले ओवर में 2-3 दफ़ा तेज़ गेंद करता था कि कहीं शॉट लेंथ ना पड़ जाए। तो उसने कहा ये ना करना, तुमने लेग ब्रेक ही करनी है पहला गेंद। ठीक है। तो बस हुआ, वो मैच था क्वार मैटिंग थी, जूट मैटिंग थी, वो टफ तो थी नहीं, तो जूट मैटिंग पे ये मैच हुआ। तो कॉर्नल मैकडोनल्ड, अच्छा उससे ओवर से पहले उस टीम में शुजाउद्दीन भट्ट साहब भी थे। ठीक है। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर। पहले मैंने देखा कि उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया ऐसे ऐसे करके कि नेक्स्ट ओवर करना, फिर ही चेंज हिज माइंड ऑल ऑफ अ सडन। तो उन्होंने कहा कि शोजा होल्ड ऑन, मुझे बुलाया और ये कहा कि तुमने पहला गेंद तेज नहीं करना, लेग ब्रेक ही करना। ठीक है। तो अल्लाह का करना ऐसा था कि वो लेग ब्रेक तेज हुआ पड़ के और स्किड किया। उसको कट खेलने का बहुत शौक था मैकडोनल्ड को। सही। तो वो इतना गेंद तेज निकला, वो कट मारेगा तो ये लॉस स्टम्प। तो मैं तो ये यकीन ही नहीं कर सकता हो क्या गया, ये तो मोर्चा हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पे मैं आउट करूंगा। बिल्कुल ठीक। कराची खचा खच भरा हुआ था। मैं वही स्टेडियम का पूछने लगी थी कि क्या था माहौल। वो जो माहौल था उसमें सारे लोग खड़े हो गए। वो मेरे ख्याल कोई 5 मिनट तक वो क्लैपिंग करते रहे। तो बस वो अभी तक उसका नशा है उस विकेट का। वही अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज्ड कि यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन जो आपके फैंस हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करना शुरू हो गए? काम तो कर रहा होता है इंसान, एज अ क्रिकेटर हम बात करें, कोई भी काम कर रहा हो। खास साहब से भी एक दफ़ा मैंने ये सवाल किया था कि आपने कब रियलाइज़ किया? सो व्हेन डिड यू रियलाइज? देखिए जी, माय फर्स्ट मैच फॉर पाकिस्तान वाज इन 1966। ठीक है। इंतखाब साहब को मैं 63 से जानता हूँ। ओके। बिकॉज वहाँ उस ज़माने में एक एनुअल मैच होता था, पंजाब यूनिवर्सिटी वर्सेस गवर्नर्स 11। ओके। तो ये गवर्नर्स 11 से आए एंड आई वाज प्लेइंग माय फर्स्ट मैच फॉर द यूनिवर्सिटी। और मुझे इतना याद है कि शाम को हमारे एक बॉलर था ऑफ स्पिनर, इतनी जोर के छक्के मारे कि 2 तो बॉल ही गुम हो गए। मुझे अभी तक याद है, फ्लाइंग ओवर द स्ट्रीट, याद है। My first match was against Ceylon, and it was played at those were unofficial test matches, but the match was at Gaddafi Stadium, and I can tell you, full. The stadium was full, and वहाँ से हम ढाका चले गए। ढाका का भी जो स्टेडियम पहली दफ़ा देखा, बड़ी दुनिया आई हुई थी। And the last match of that series was in Karachi. And Intikhab was also playing, and I was the man of the match there. And जब इंग्लैंड गए तो इंतखाब मेरे साथ, तो इनके साथ मेरा जो राब्ता है has been over the years, and he's a very good man. He's a great friend of ours. Undoubtedly, undoubtedly. और It's very kind of him to say this. No, it's a fact. There's nothing to hide about it. बिल्कुल सही। Cricket, देखिए जी, it's a wonderful game. I mean to tell you, it teaches you a lot of things, and I was fortunate कि जी I
ऑस्ट्रेलिया गए तो ही वाज द कैप्टन, एंड फिर वेस्ट इंडीज का टूर एंड वी वर टुगेदर, सो देयर हैज बीन अ लॉन्ग एसोसिएशन. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, एज अ कैप्टन इनको आपने कैसा पाया, इंतखाब आलम साहब को? ही वाज अ गुड कैप्टन. देखिए जी, कैप्टनसी क्या होती है? ऑल ऑफ देम हु आर प्लेइंग are there because they are good players. सही. They've been selected because they're the top. Management जो है, man management, वो कप्तान करता है. The best out of a player, कप्तान की बात होती है. कप्तान ये तो नहीं करेगा जी एक हेडो को. No, it is the management. And याद रखिए, जितने भी आप international player होते हैं, they are all temperamental. You have to handle them. Some are आसान होते हैं. फॉर इंस्टेंस आई वुड से कि सईद अहमद को हैंडल करना कोई इतना आसान नहीं होता था. सही. जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल. बिल्कुल ठीक. सो एज अ कैप्टन ही वाज अ वेरी गुड मैन मैनेजर, एंड नॉट ओनली दैट, जहाँ जहाँ हम गए ही वाज अ वेरी पॉपुलर प्लेयर. सही. हाँ, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, यू नो, वेरी वेरी पॉपुलर. एंड अब थोड़ा सी जो आपने बात की कि क्रिकेट में चेंज आ गई है. बिल्कुल सही. ऑफ कोर्स, ओके. एंड किसी ज़माने जब when cricket started तो पैसे वैसे तो होते. बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है. जैसे इंतखाब ने मुझे एक दफ़ा बताया कि the only professional players were in England playing county cricket. ठीक है. या जो प्लेयर हमारे फॉरेन थे वो जाके लैंकाशायर लीग में खेलते थे. और मुझे याद है मैंने गैरी सोबर्स की किताब पढ़ी, probably the greatest player of all time. तो उन्होंने कहा जी कि पूरे सीजन की 500 पाउंड मिलते थे. Okay. 500 pounds for the season. For the whole season. For the whole season, which included के जी आपने एक कमरा भी लेना, रेंट लेना. उसमें भी सारा वो भी. हाँ जी. तो एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि मगर गुजारा कैसे होता था भाई तुम लोगों का? तो वो कह रहे थे जी कि जब अगर हम 50 कर लें या विकेटें ले लें तो एक हैट जाता था कि लोग कॉइन्स डाल देते थे. ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है. ठीक है जी. देयर वाज नो मनी in the game as such. Okay. पैसा आया क्रिकेट में जब कैरी पैकर आए. ठीक. Now कैरी पैकर was a tycoon. उनकी झगड़ा हुआ with Australian Cricket Board. He had a channel, Channel 9. तो उनके पास गया और उनसे कहा कि भाई मुझे भी allow me to broadcast these matches. तो उन्होंने उसे भगा दिया. They didn't take it. So what did he do? He got hold of Ian Chappell and he got hold of Tony Grave. ये दो बंदों को बुलाया. उन्होंने कहा भाई सीरीज शुरू करो. So they got 3 teams, the best players in the world. And मुझे यार ड्रॉप इन पिचेस होती थी, अगर कहते यू प्लेड देयर ना, ड्रॉप इन पिचेस होती थी एंड वो मेन ग्राउंड पे खेलने नहीं देते थे. बट 2 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी आप आ जाइए. यू नो दे कुडंट बिकॉज़ मेजर प्लेयर चले गए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मैंने मुझे याद है एक रिसेप्शन पे इन सिडनी इयन चैपल से पूछा, एम्बेसडर साहब ने दोनों टीमों को बुलाया. सो आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा यू मस्ट बी मेकिंग टन्स ऑफ मनी हियर. उन्होंने कहा व्हाट टन्स ऑफ मनी? $200 आफ्टर 7 days. ये फैक्ट है जी, $200. सो पहली पेमेंट आपको याद है? जस्ट फॉर द फैंस आई वांट, मैं क्यूरियस हूँ. 500 रुपए मिलते थे डेली. अच्छा. पहला जो 500 मिला या जो भी अमाउंट मिली उसका क्या किया? उसकी खुशी कि भाई इनफराद. उस जमाने में 500 रुपए भी बहुत होते थे. ऐसा ही है, बिल्कुल सही. यू नो बस मैं आपको बता ही नहीं सकता जो उस वक्त फीलिंग थी. हाँ, तो ये जैसे कि अभी बॉबी ने भी कहा कि यू नो पैसा वाज नॉट द क्राइटेरिया. ठीक है. यू नो उस वक्त जुनून ही कुछ, थिंकिंग ही और थी, प्रायोरिटी कुछ और थी. वो जमाना बस अब वापस आ नहीं सकता. ऐसा ही. सर फर्स्ट ऑटोग्राफ याद है आपको? पहला ऑटोग्राफ किसने आपसे लिया? नहीं, ये मुझे There must have been thousands of people. आपके तो जो फैंस और जिस अंदाज से, और ये वो दौर नहीं है सोशल मीडिया का, खास साहब आप भी अग्री करेंगे. ये जब छक्के मारते थे और जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड किया, इनके तो फैंस सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं थे. नहीं जी, क्रिकेट तो हमें घर से मिल गई. तो इंतखाब आलम साहब का नाम, हनीफ मोहम्मद साहब का नाम, सादिक साहब का और मुश्ताक साहब का. मुझे याद है मैं बर्मिंघम में एक बस की लाइन में खड़ा था, तो मेरे से आगे एक शख्स खड़े, तो आई वाज ट्राई टू रिकॉग्नाइज हिम कि यार ये कौन है. मैंने कॉन्सेंट्रेट किया तो बस मुश्ताक मोहम्मद साहब थे. मैंने जाके गले लगाया उनको कि वो हमारी बहुत बड़ी हस्ती है हमारी क्रिकेट की. तो वहाँ भी यही वाक़यात शेयर हुए जो हमारे क्लासिकी म्यूज़िक के हवाले से. तो एक और मुझे इंसिडेंट याद है कि मैंने जब पहली दफ़ा गद्दाफी स्टेडियम में मैच देखा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब गेंद करे तो किम ह्यूज़ आउट हुए. तो
तो वो जो स्लिप में कैच निकला है ना और उसको मुदस्सिर नजर ने पकड़ा है, उस कैच की जो गूंज थी वो आज भी 40 साल तक मेरे दिमाग में है और मेरे कानों में वो गूंज जो पकड़ा उन्होंने कि जब उसको होल्ड किया तो वो मैं कभी जिंदगी में। और वो जो बॉलिंग कर रहे थे वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन से 2-3 कदम के फासले पर वो बॉलिंग कर रहे थे। इतनी तेज और कमाल की गेम, ऑर्गेनिक क्रिकेट थी। आज की क्रिकेट में मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसे ही बीच में बोल रहा हूँ, बड़े लोग बैठे हैं। नहीं नहीं प्लीज, क्योंकि मैं भी एक फिक्का सा क्रिकेटर हूँ, मुझे भी पता है क्रिकेट थोड़ी जानता हूँ मैं। तो मैंने जो क्रिकेट की इज्जत और जो मकाम उस वक्त देखा ना, ऐसा ही अब है। क्योंकि कमर्शियलिज्म आ गया, हमारे गाने में भी कमर्शियलिज्म ऐसा ही है। लोग करोड़ों रुपया मांगते हैं, लाखों रुपया मांगते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर बीच में आ गए। लेकिन वो जो रूह है क्रिकेट की और उसकी सच्चाई में आपको लगता है वो कहीं हम लॉस करें जो सब नदीम साहब आप अग्री, आई एम श्योर यू विल अग्री विद मी, जिस दौर में इंतखाब आलम साहब खेला करते थे, क्रिकेट बजाते खुद वो स्लो लेकिन ये फास्ट पेस खेलते थे। तो अगर मैं ये सोचती हूँ जस्ट एज अ फैन कि अगर उस दौर में T20 होता तो मैं समझती हूँ सर ने तो पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स बना लेने थे अगर उस दौर की इनकी स्पीड को देखा जाए तो। देखिए ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस किस्म की जिस किस्म की आज क्रिकेट है ये अपने दौर से बहुत आगे थे। इस तरह की क्रिकेट ये उस वक्त खेल रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में भी वैसे ही खेल रहे थे। ऐसा ही है। और इनके साथ 2-3 और भी प्लेयर थे, इम्तियाज़ अहमद एक थे, वो भी वैसी क्रिकेट खेल सकते थे, मकसूद अहमद थे। तो ये सारे बहुत मॉडर्न क्रिकेट जिसे हम आज की क्रिकेट कह रहे हैं उस लिहाज से ये खेलते थे। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में जो ग्लैमर इनके दौर में इनकी क्रिकेट में थी ऐसा ही है। वो आज के दौर में नहीं है। True. और फिर सबसे बड़ी बात ये है, ये वो लोग थे कि जो हमारे रोल मॉडल थे। True. फेयर प्ले और दूसरा ये कि एक डाउन टू अर्थ जैसे एक इंसान को होना चाहिए। तो हमारे लिए ये यकीनन एक स्कूल का दर्जा रखते थे। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था, हमें खेलने का बहुत शौक़ था, तो इनको देखते थे जिस तरह ये एक्ट करते थे हम भी वैसे ही एक्ट करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त मीडिया नहीं था। सही। बहुत भी अगर किसी ने परफॉर्मेंस कर ली है तो अखबार में छोटी सी तस्वीर आती थी, वो भी अंग्रेज़ी के अखबार में। तो लोग किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इनकी ग्लैमर और इनकी शोहरत का ये आलम था कि मैं एक मरतबा फजल महमूद साहब और मैं, हम कार में जा रहे थे, मैं ड्राइव कर रहा था, वो मेरे साथ बैठे थे। तो ट्रैफिक लाइट आई तो वो एम्बर हुई तो मैं रोकने लगा, कहते नहीं गुजर जाओ। ठीक है। खैर वो जूं मैं गुजरा तो सुर्ख हो गई। तो दूसरे जब आगे पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। तो 2 कांस्टेबल्स चल के हमारी तरफ आए तो मुझे कहने लगे अब आप खामोश रहिए, मुझे इनसे बात करने दें। खैर वो जब नज़दीक आया तो उसने झुककर एक दफ़ा उनकी तरफ देखा, फिर पीछे हट के कहने लगा सर आप फजल महमूद हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। तो वो पीछे हट के उसने उनको सलूट किया और कहा सर आप जा सकते हैं। फजल साहब मुझे कहने लगे देखें ये अल्लाह का करम था हम पर कि ना मीडिया था, ना टेलीविज़न था, अखबार कोई देखता था नहीं देखता था, ऐसा ही है। लेकिन अल्लाह ने पहचान आज तक दे रखी है। ये सलीम अल्ताफ़ साहब, इंतखाब साहब, इनकी भी यही पहचान है। जो आज के जो क्रिकेटर हैं वो एक दिन के लिए आते हैं, ना माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, ना वो रोल मॉडल हैं, ना उनके पास वो पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिनको आप एनेक्ट कर सकें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में शामिल कर सकें। तो मेरे ख्याल में वो दौर जो था जिसे हम गोल्डन क्रिकेट कहते हैं या गोल्डन एज ऑफ क्रिकेट कहते हैं, जैसे ये खान साहब बैठे हैं, इनका जो दौर म्यूज़िक का जो है, जो पुराना दौर जिसे हम कहते हैं, वो भी गोल्डन एज था। अजीब बात यह है कि बिटवीन 40s एंड लेट 60s एंड मिड 70s तक दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल सही। चाहे उसमें लिखने वाले थे, गाने वाले थे, खेलने वाले थे, कपड़े पहनने वाले थे, उन लोगों का वकार और एक शख्सियत ही और थी। वाह, बहुत खूबसूरत बात कि डेकोरम और ग्रेस कुछ और। जी प्लीज प्लीज। जो सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की है, जो हमारी क्रिकेटर, पुरानी क्रिकेट, हेलमेट नहीं पहनते थे। सामने एंडी रॉबर्ट है, जोएल गार्नर है, सामने माइकल होल्डिंग है, मैल्कम मार्शल है, और जावेद मियांदाद बगैर हेलमेट के कवर ड्राइव्स मार रहे हैं, छिक्के मार रहे हैं। ज़हीर अब्बास साहब, उनकी गेंद तो रुकती नहीं थी, वो जब से गोडा टेक कैसे मारते तो छिक्का मिलता ही नहीं था और कोई जोर नहीं लगता था, कोई वो ताकत नहीं लगाते थे। आजकल तो ताकत भी लगती है ना, बहुत सारी भी, छिक्का मारना बहुत बड़ी बात है। जबकि गैरी सोबर कहते थे कि एक छक्के से 2 चौके बेहतर हैं। तो वो इतने बड़े लोग थे, वो जो हमें क्रिकेट सिखा के गए, जैसे ये हस्तियां बैठी, बिल्कुल ऐसा। तो हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं कोई ऐसी कोई प्रिकॉशनरी चीजें नहीं थी,
डायरेक्ट गेंद आके लग जाता था और वो खेलते थे। सर टेक्निक इतनी अच्छी थी उस ज़माने में कि आपको हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे ज़माने में ना तो हेलमेट था ना चेस्ट गार्ड था। सर आपको एक बाउंसर लगा भी तो था, हेलमेट नहीं पहने थे तो सर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा था लाहौर में और एंडी रॉबर्ट्स ने बॉल करवाई थी। हमारे 6 आउट विकेट, तो मेरे साथ आसिफ मसूद खेल रहा था। तो उसने मुझे एक बॉल किया ऑफ स्टंप के बाद, मैंने उसको इतनी ज़ोर से चौका मारा तो वो खड़ा कर उसने मेरी तरफ ऐसे करके देखा और वापस गया। तो आसिफ मसूद ने कहा कि स्किपर बचना इससे। अच्छा, मैंने देखा कि वो बहुत तेज़ भागा और उसने दो तरह के बाउंसर करता था। एक तो यू कैन हुक हिम, और ये उसने भाग के जो मुझे गेंद किया है, यकीन करे मैं टोपी पहनी थी मैंने पाकिस्तान की हरी, मैं ऐसे का खड़ा रह गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं हट सकूं या मैं झुक सकूं, और मैंने ऐसे किया मेरे यहाँ लगा गया और यहाँ गेंद लग के विकेट के ऊपर से गेंद होके 4 हो गया। अच्छा 4 हो गए। 4 हो गया, यहाँ से लग के गया। अच्छा मैं खड़ा, मैं थोड़ा सा हिला ऐसे, तो मैंने मुड़ के देखा ना तो बाजू वो स्ट्रेचर लेके आ रहे थे, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा टेक दैट थिंग अवे, उसको मैंने निकाला, मैं खड़ा हुआ। फिर वेरी नेक्स्ट बॉल अगेन उसने आके मुझे शॉर्ट पे गेंद किया, मैंने उसको फिर 4 मारा। एनीवे दिन ख़त्म हो गया। तो फिर जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो वो डॉक्टर तफीक साहब थे एक ज़माने में, आपको याद है बिल्कुल, वो टीम के साथ थे। उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी से उतारो, तो मुझे ले गए एक्सरे कराने। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरे होते, नथिंग रॉन्ग, नथिंग ब्रोकन इनसाइड। तो वो बहुत एक नास्टी एक्सपीरियंस था, ज़रा इधर उधर होता तो मेरा काम हो गया। बिल्कुल सर, एक और भी तो बाउंसर था, सॉरी, जहीर अब्बास साहब को लगा था वेस्ट इंडीज के बॉलर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर यू वर देयर? जी, कराची में लगा था जी। आई वाज वाचिंग दैट मैच। द प्रॉब्लम वाज कि 3 दिन से वहाँ बारिश हो रही थी। ठीक है, कराची, ठीक है। एंड देन आर्टिफिशियली उसे सुखाया। पाकिस्तान लॉस्ट द टॉस और ये अंदर चले गए, और उनके बॉलर बड़े तेज थे। एंड ज़हीर अब्बास को ही वाज वेयरिंग अ शील्ड पहनी हुई थी, ठीक है, बट बचत हो गई थी। मैं इनकी 2 कहानियां अगर इजाज़त प्लीज दे प्लीज सर, फिर मैं नजम साहब की तरफ, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट की थी जी। इंतखाब साहब, हम ओवल का टेस्ट मैच खेल रहे हैं 67, एंड वी हैड अ गुड साइड, बट सेकंड इनिंग्स में हमारी बैटिंग कोलैप्स हो गई जी। एक गया, 2 गए, लाइन, आई एम द लास्ट मैन इन, ये भी आपको बता दूं। हुआ ये कि लंच में उन्होंने कहा जो थे कि भाई ये क्राउड आया हुआ है, आपको हम लंच के बाद जल्दी आउट कर लेंगे, तो एक 25 ओवर मैच और समथिंग, और हम टीम पर प्लेयर को 20 पाउंड देंगे, याद है? सो वी वर वेरी हैप्पी कि चलो जी 20 पाउंड आ जाएंगे। अब ये और आसिफ इकबाल दे वर बैटिंग, और उन्होंने जो ऐसी बारी लेनी थी, दे क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 190 रन्स। ओके, ठीक है। अच्छा, द फनी पार्ट इज कि आसिफ आउट हुए 146 पे, और मैं पैड बन के और 4.5 घंटे का ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ। तो मैं कहा खाजा इंती बड़ा सेट होया है, आई विल गिव यू अ स्टैंड। ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये पहले बॉल पे उधर से आउट हो गए। तो 4.5 घंटे अब खड़े रहे। इनको जो बॉल की कर रहे हैं, ही इज बैटिंग एंड आई एम वॉचिंग एट द अदर एंड, और डेनिस लेली गेंद कर रहा है, एंड दिस इज एट एडलेड। तो उसने बाउंस किया एंड ही वाज क्विक, ही वाज जेन्युइनली क्विक। तो इंतखाब ने डक किया, बट इट हिट कैप जो था ना उसके लगा, और वो जो कैप थी ना ऐसे सेल करके गई। इट इज अमेजिंग, यू नो, वो कैप यार के वो मार्श के पास जा गिरी। सो मैं गया, मैं कहा कैप्टन ठीक है, वो कहता है टोपी ते वजह गेंद मैनू नहीं लगा गेंद। यू नो, इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। कोई बिल्कुल जैसे इंतखाब ने कभी ना हेलमेट पहनी थी, ना थाई गार्ड पहना था, कुछ नहीं था, कभी सोचा भी नहीं, डर ही नहीं लगता था। बिल्कुल सही लगता था, बिल्कुल सही। जी नजम साहब, जी मैं ये आपकी वसातत से ये बात कहना चाह रहा था कि ये तारीख साज हस्तियाँ, इन्होंने पाकिस्तान के लिए ऑनर हासिल किया, नाम पैदा किया, और फिर आप ये देखिए कि इन्हें किसी किस्म का लालच नहीं था, सिर्फ अपना शौक़ था और एक जुनून था। अब देखने वाली बात यह है कि जब क्रिकेट के हम बोर्ड की बात करें
कि उसके ऊपर जो जिन लोगों ने, सारी दुनिया में ऐसे है कि जो लोग क्रिकेट के साथ जिनका ताल्लुक़ है, जिनका वास्ता है, जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वही उसको चलाते हैं। जैसे मसलन मैं एमसीसी का मेंबर हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे जितने पुराने क्रिकेटर्स लाइक टॉम ग्रेवनी, ये इंग्लैंड के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, ये 1 साल की टेन्योर के लिए उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर अगर आपका एक अपनी जगह पे हो, तो ये जो बड़ी शख्सियात आके ऊपर बैठती हैं, ये सिर्फ उसे ओवरलुक करती हैं। सिस्टम अपने आप को चलाता है। अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी सिस्टम को कहीं रहने नहीं देते, जो नए आते हैं वो उसको चेंज कर देते हैं, तो लिहाजा फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन। मेरी आपसे बात ये कहने की असल वजह ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास इस वक्त एक बहुत बड़ा फुकदान है। हर वक्त हमें ये फिक्र रहती है कि कौन चेयरमैन आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी जो क्रिकेट एसोसिएशंस हैं वो अपने अंदर इलेक्शंस करें, उनकी बॉडीज़ ऊपर आएँ, वही आगे आके इलेक्ट करें। सही। और इंतखाब आलम साहब जैसे, सलीम अल्ताफ़ साहब जैसे, इन लोगों को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए। वी डोंट हैव टू गो लुकिंग फॉर देम, दे आर हियर। तो हम क्यों ये इस तरह का निज़ाम क्यों नहीं राइज करते? देखिए, तमाम निज़ाम अगर चलें तो इदारे हमेशा अपनी जगह पे रहते हैं। सही। और इसलिए इदारों को चलाने के लिए अच्छे और ऐसे लोग चाहिए, तजर्बाकार, जिन्हें आपने क्रिकेट के फील्ड में भी देखा हो, और फिर उनको क्रिकेट के मामलात को चलाते हुए भी देखा हो। They know the do's and don'ts and rules, and they've practically खेले हुए हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उनसे बेहतर कौन जान सकता है? यही प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर के लोग कल्चर में हैं और कल्चर के लोग एग्रीकल्चर। क्या अच्छी बात है खान साहब, आपने बिल्कुल यही बात दुरुस्त है। मैं ये जरूर जानते हुए ना, अब हम देखते हैं क्रिकेट की बात अगर हम करते हैं, कमर्शलाइज भी हो गया है, ग्लैमराइज भी हो गया। हम PSL को देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप को देखते हैं, वी सी कि बहुत कुछ जो है अब नया आ रहा है। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, बट मुझे ऐसा लगता है एज अ फैन ऑफ क्रिकेट कि वो टैलेंट वेस्ट हो जाता है, मतलब उसको हम सही तरीके से पॉलिश नहीं कर पाते। सर, योर टेक ऑन इट। देखिए, ये जो दरअसल जब हम एकेडमीज़ की बात करते हैं, जब हम कोचिंग की बात करते हैं, तो ये इसकी भी एक एज है कि कब तक आप बच्चे को आप सिखा सकते हैं। अब अगर कोई यंगस्टर है फ्रॉम एज ऑफ 10 साल का ले ले, 10, 12 साल, 14 साल के बाद फिर आप कोचिंग नहीं होती, तो ये जो एकेडमी का जो एक्चुअल मतलब वो यही है कि अगर आप इस लोगों को स्काउट करके इन लोगों के कैंप लगाए जाएं इस एज में, अगर आपने उनको सही रास्ते पे लगाना है, तो ये चीज़ हमारे एकेडमी में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। यंगस्टर के पास ऊपर काम नहीं होता। तो मसला ये मैं आपको ये बता रहा हूँ सिंपल टर्म्स कि देखें, अब 1 साल के अंदर पाकिस्तान बोर्ड के 4 चेयरमैन चेंज हुए हैं। इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आती। सही। वो बात आगे बढ़ती नहीं है। जो भी नया चेयरमैन आएगा उसने आते सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया, चेयरमैन और सिलेक्टर को फारिग कर दिया, कोचेस को फारिग कर दिया, तो वो जो रैपो है बिटवीन प्लेयर एंड द कोचेस वो बन ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। तो कम से कम आप जिसको भी बनाए, कम से कम गिव हिम अ टाइम, 2-3 साल दें कि आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की ज़रूरत है। हम वी बिलीव इन शॉर्ट टर्म्स। ट्रू। नहीं हो सकता ये बात। तो अगर ये इस चीज़ पर अगर गौर किया जाए तो फिर ये जो टैलेंट आपका पॉलिश होगा, ये काम अकेडमीज में जाके कोचेस करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, योर टेक ऑन इट बिफोर वी वाइंड अप। जी। इसमें व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि जी जो कुछ इन्होंने कहा है हम भी देखते आ रहे हैं। 2011 में ICC इज़ द गवर्निंग बॉडी। इन्होंने एक लॉर्ड वुल्फ से उनको हायर किया एंड द आइडिया वाज इट वाज नोन एज द गवर्नेंस। ठीक है, उन्होंने उसकी पूरी रिपोर्ट है। वन ऑफ द थिंग्स दैट केम टू द फोर वाज कि जी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इन द रनिंग अफेयर्स ऑफ क्रिकेट वो नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट एक्शन दैट दे टुक वाज उन्होंने जिम्बाब्वे पे बैन लगा दिया। अभी आप वर्ल्ड कप के बाद आपने देखा होगा श्रीलंका की टीम पे उन्होंने बैन लगा दिया, सस्पेंड कर दिया। फिक्र यही रहता है कि जी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस वगैरह है रही हैं, कहीं हमारे पे भी वो ना लागू कर दें। दैट यू नो they are quite capable of doing it. They make the laws. So जैसे इंतखाब साहब ने कहा है कि जी 22 से के बाद
आपके पास कोई परमानेंट चेयरमैन ही नहीं आया। और चेयरमैन जो लगाते भी हैं, आई एम सॉरी टू से, some of them have no clue about the game, Exactly. none whatsoever, and there lies the problem. Because होता ये है कि then they are relying on advice from the people around them. और जो people मैचों के क्रिकेट बोर्ड में काम किया हुआ है, उनका ये देखते हैं कि इनका मिजाज कैसा है। They will only say that what will please him. Okay. सही रास्ते पे नहीं लगाएंगे। यानी जो वो सुनना चाहते हैं वो बात करते हैं। जी वो का बात करते बिल्कुल हैं। ठीक। And this has been a problem not now. It has been here for many years now. बिल्कुल सही। This is one of the reasons. देखिए, it reflects on the performance of the team. True. अभी ये जो performance over the last 18 months जो पाकिस्तान की हुई है, मैंने हिस्ट्री में नहीं देखी। ऐसा ही है। It has never happened. पाकिस्तान कभी 3 मैच टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा You था। lost 3. आपने have you won any match? वर्ल्ड कप देखे, उसे एशिया कप देखे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 4-0 and at one time you were number 1 team in the world in T20. Why? इस पे मुझे याद है एयर मार्शल नूर खान साहब अब पोस्टेड इन जर्मनी, तो टूर पे आए तो मैं दफ्तर ले गया उनको, तो हमारे यूनियन थी, वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन, तो एक उर्दू स्पीकिंग थे, तो मुझे कहने लगे कि जी नूर खान साहब से बात करना चाहता है। वो मैंने कहा वो प्राइवेट विजिट पे है, तुम क्या ही वाज एडमेंट, सो मैं ले गया उनके पास। तो टिपिकली तारीफ नहीं करते, तो उन्होंने कहा आपके ज़माने में सर PI ये था और आपने ये किया, तो अब क्या हो गया? He didn't speak. एक दफ़ा दो, वो he was very persistent. मैं फिर पूछा तो मुझे अभी तक याद है, no management in that position. No management. So there has This is to a be- fact. This is a fact. So there has to be the right person at the right Right place. position doing the right job. ये बहुत जरूरी है। and continuity. बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, तसलसल के साथ चलेंगे। तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, सर आई एम सो सॉरी, वक्त का मुझे लिटरली नहीं पता चला, इस वादे के साथ कि आप तीनों ने एक बार फिर अपना कीमती वक्त निकालना है तो ही मैं खुदाफिज कर लूंगी, चाहे मुझे डांट पड़े पैनल से। थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया। एन ऑनर। सर जल्दी से बिफोर वी वाइंड अप, एक वो वाला भी सवाल जरूरी होता है सर, इतने सारे हमने क्रिकेटर्स को देखा, फिल्म्स में भी काम किया, प्ले, आपको ऑफर नहीं आई कभी? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी शौक हुआ हो फिल्म में काम करने का? नहीं। सलीम साहब सर उधर ना देखें, इधर देख के बताएं। Big no. सर कब ऑफर तो आई होगी? नहीं। दिल किया हो? नहीं जी नहीं। बगैर डांस के चले मूवी कोई? Not at all. इसका जवाब मैं भी एक देना चाहता प्लीज हूँ। सर जल्दी से। फजल महमूद साहब को ऑफर आया, Okay. बड़े खूबसूरत थे। Okay. पहले जब वो वहाँ इंडिया गए बॉम्बे, तो उनको महबूब खान उस वक्त फिल्म आन बना रहे थे। उन्होंने उनको देखा और कहा कि हो अगर मुझे पता होता तो मैं आपको प्रेमनाथ की जगह का वो रोल देता। लेकिन बहरहाल फजल साहब को भी वो उस दौर में देखें, ये एंटरटेनर्स जो है ना, क्रिकेटर्स आर एंटरटेनर्स एंड सो आर द फिल्म इंडस्ट्री, दे आर एंटरटेनर्स ऑल्सो। तो जब पाकिस्तान आए तो उन्हें फिर एक ऑफ़र आई, तो उसमें वो पूरा मेकअप करके मुगलिया लिबास पहनकर तो वो शूटिंग कर AM स्टूडियो में वो शूटिंग करने गए, कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा था। ठीक है। तो जब वो वहाँ शूटिंग कर रहे थे तो करने के बाद वहाँ उन्हें उस दौर की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी सबिया खानम, बिल्कुल सही, वो मिली। उन्होंने कहा तुसी केड़े काम च पै गए हो? हम तो इस काम को छोड़ना चाह रहे हैं, आप इसमें आना चाहते हैं? तो फजल साहब कहते हैं मैंने उसी वक्त अपनी वो सारी कॉस्ट्यूम उतार दी और मैंने कहा नहीं, मैं क्रिकेट में ही ठीक हूँ। मैं क्रिकेट में ठीक हूँ। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच इंतखाब साहब, सर एन ऑनर। वेलकम। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। सलीम साहब सर थैंक यू, ऑनर सर। नजम साहब सर ऑनर। Such a pleasure to be here. Thank you. सर प्लेजर इज ऑल आवर्स। थैंक यू सो मच। हाँ साहब बहुत शुक्रिया, ऑनर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात, आज मेरा बहुत बड़ा दिन है। बहुत शुक्रिया। मैं इन लोगों के दरमियान बहुत शुक्रिया। शेफ अनम का शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले रफ़ाकत अली खान साहब हैं और आपके फैंस हैं, क्या सुनाएंगे खान साहब? क्योंकि बहुत बड़ी हस्तियां बैठी हैं, मैं बड़े अदब से एक गज़ल गाता हूँ। प्लीज़ बहुत सारी क्लैप में। एक उम्र से हूँ लज़्ज़तें गिरिया से भी महे
रोमिक उम्र से उलझते गिरेगा से भी महरूम ए राहत जा मुझे को रुलाने के लिए आ ए राहत जा मुझे को रुलाने के लिए आ रंजिश ही सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिश ही सही कुछ तो मेरे पिंगार मोहब्बत का भरम रखे कुछ तो मेरे पिंगार मोहब्बत का भरम रखे तू भी तो कभी मुझे को मनाने के लिए आ तू भी तो कभी मुझे को मनाने के लिए आ ही सही पहले से मरसिम से गई फिर भी कभी तो पहले मरसिम से फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया की निभाने के लिए आ रस्मों रहे दुनिया की निभाने के लिए आ रंजिश ही सही दिल की दुकाने के लिए आ मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिश ही सही